मनवा है वो कुछ इस तरह से शुरू होती है। हमें एक जंगल को दिखाई दिया जाता है जहाँ पर पानी की बरसात की जगह खून की बारिश हो रही थी और जो नदी थी उसमें पानी की जगह खून बह रहा था। उसी बीच पेड़ों पर पत्ते नहीं थे, जंगल पूरा का पूरा सूख चुका था और उसी नदी के बीच में एक लेडी को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़े होकर उस खून की बारिश का मजा ले रही थी। सभी को लग रहा था कि सब कुछ यहीं पर खत्म होने वाला है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि अंत की तो अब शुरुआत हुई है। हमारा सीन जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है सियोरवल बॉसिंग प्लेस की ओर। तभी हम दो लेडीज को देखते हैं जो आपस में बात कर रही थी और कहती है कि क्या तुमने वो सुना कि पक्षी जमीन से गिरकर मर गए और वे दूसरे गांव अचानक से पहुंच गए। तभी दूसरी लेडी कहती है आखिरकार इस दुनिया में ये सब कुछ क्या चल रहा है, यही कारण है कि वो जल्दी से तैयारी कर रहे हैं और हमें भी ये जानना होगा। लेकिन उससे पहले जरा वहाँ तो देखो आखिरकार वो लेडी वहाँ पर क्या कर रही है। एक पल के लिए ही सही, लेकिन वो पूरी जगह एक नर्क जैसी बन गई थी। सारा कुछ रेड रेड हो चुका था। वो उस लेडी को जैसे ही देखती है वो योम को पुकारती है जो कि उसी की एक दोस्त होती है। योम अपने जवाब देती है और कहती है हमारे पास अभी वक्त नहीं है, मास्क को लेकर जल्दी से यहाँ से चलो। और हम देखते हैं उन लोगों ने सारे मास्क इकट्ठा कर लिए थे और ये कोई नॉर्मल मास्क नहीं थे, ये योकाई स्पिरिट मॉन्स्टर के मास्क थे। वो सारी लोग आपस में बात करती हुई कहती हैं कि हमें सक्सेस होने के लिए और अच्छा महसूस करने के लिए अपने जो भी मनपसंद मास्क हैं इनमें से एक एक उठा लो। एक लेडी कहती है अरे क्या तुमने गोल्डन डिवीजन वह रंग काफी ज्यादा तेज थे, क्या तुमने वो सुना? दूसरी लेडी जवाब देती है कि हाँ मैंने वो काफी सुना है और हवा रंग की गोल्डन डिवीजन काफी ज्यादा शानदार है, क्या तुम्हें पता है? और दूसरी लेडी कहती है कि हाँ मुझे वो पता है। एक लेडी कहती है कि हमें भी उन्हीं की तरह काफी कड़ी मेहनत को करनी होगी। लेकिन जब वो उस ड्रम में देखती है कि सारी लेडीज के पास मास्क होने के बावजूद एक जो मास्क था वो बच चुका था, वापस में बातें करने लगती हैं कि अरे क्या तुमने काउंटिंग ठीक से नहीं की थी, एक मास्क जो है वो बच गया है और आखिरकार ये मास्क यहाँ पर क्या कर रहा है। एक लेडी उस मास्क को उठाती है और बताती है कि ये मास्क जो है वो कोई नॉर्मल मास्क नहीं है, ये हेवन गैलरी के एक लेजेंड मॉन्स्टर का मास्क है। बहुत टाइम पहले हमारे जैसे कुछ ही लोगों ने इसी तरह से इस मास्क को हेवन की गैलरी से उठाया था और ठीक इसी तरह उन लोगों ने भी अपने अपने मास्क पहनने के बावजूद ये मास्क बच गया था। लेकिन एक लेडी ने उस बॉक्स में से इस मास्क को उठा लिया और सारी जो कंफ्यूजन और सारी दिक्कतें हैं वो तभी से आना शुरू हो गई थी। और जिसने भी ये मुखौटा उठाया था उसी के बाद उसे पहनने के बाद ही तुरंत बाद बूम, और वो सारी लेडीज जो थी वो घबरा जाती हैं और डर जाती हैं। लेकिन जिस लेडी ने ये सब कुछ कहा था वो एक साफ झूठ था, वो बस उनके साथ एक छोटा सा प्रैंक कर रही थी। सारी लेडीज नॉर्मल होती हैं और कहती हैं कि थोड़ा केयरफुली आगे बढ़ो, हमें इन मास्कों को खोना नहीं है और जल्दी करो, हमें आज जल्दी से आगे बढ़ना होगा। और जो योम लेडी की साथ वाली फ्रेंड थी ना, उसी योम की वो पीछे देखती है तो जो योम है वो रुक चुकी है। उसी की दोस्त योम से कहती है कि योम जल्दी करो, तुम वहाँ इंतजार किसका कर रही हो। लेकिन योम पर उस मास्क का जो रियल लेजेंड डीमन था वो हावी हो चुका था। वो चिल्लाती है और उसका जो ऑरा था वो काफी ज्यादा पावरफुल था। सारी लेडीज घबरा जाती हैं और कहती हैं ये तो एक डीमन है और उस डीमन ने योम पर कब्जा कर लिया था। हर कोई वहां से भागने पर तुला हुआ था, लेकिन उस डीमन ने वहां पर एक बैरियर क्रिएट कर दिया था जिससे वो लोग बाहर नहीं जा सकती थी। उसने अपनी पावर से उस पूरे प्लेस को ही कवर कर लिया था और वो डीमन उन लोगों पर हमला कर देती है। और जैसा ही वो खाने वाली थी उसी वक्त एक स्लैश आती है जो कि उस गेट को और उस बैरियर को दोनों को चकनाचूर कर देती है। और वहां पर जो हमारा हीरो है जिसका नाम सियोल हीयोंग है वो वहां पर आ चुका था। सारे लोग कहते हैं कि वहां देखो टाइगर डिवीजन का सबसे होनहार और सबसे ताकतवर शख्स आ चुका है, द घोस्ट डीमन किंग। योंग उन लेडीज से कहता है कि अरे जरा सुनो, क्या तुम लोग वहां जा सकती हो? वो एक बैरियर को क्रिएट करता है जो कि उनसे काफी दूर था ताकि उन लोगों पर कोई भी मुसीबत ना आ सके। और अब इन दोनों की जो फाइट थी वो लगभग शुरू ही हो गई थी। सियोल उस पर एक जो वार था एक स्लैश से वो करता है, लेकिन वो डीमन पीछे हटकर उसका बचाव कर लेती है। जो लेडीज बैरियर्स में बचकर खड़ी हुई थी उन्हीं में से एक लेडी कहती है ये काफी अमेजिंग है कि वो इतना अच्छा लड़ लेते हैं। दूसरी लेडी कहती है क्या तुमको घोस्ट डीमन किंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है? जब उसका जन्म हुआ था तब ग्रेट
सुपरनेचुरल जब उसका जन्म हुआ था तो ग्रेट स्पिरिचुअल पावर का भी उसी के साथ जन्म हुआ था, जो कि हवा रिंग्स में पहली बार था। शायद इसीलिए गोल्डन वाइट डिवीजन में पहली बार किसी बुरी और ईविल पावर की पहचान हुई थी। तभी जो कुछ गोल्डन डिवीजन के लोग थे वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर तो फाइट जो है वो मची हुई है। सारे लोग कहते हैं क्या हम लेट हो गए, और योंग ने उस डीमन को वहीं पर पछाड़ दिया था और उसका जो मास्क था वो भी तोड़ दिया था। वो लोग जो गोल्डन डिवीजन से आए हुए थे वो अपने मन ही मन में कह रहे थे कि हमने देर कर दी तो हमारे यहाँ आने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, और ठीक ही तो है कि तुमने यहाँ पर सब कुछ संभाल लिया। लेकिन उसने जो अपना पहला हमला किया था वो पलक झपकने से भी कम टाइम था। मैं ऐसे हमले को देख ही नहीं सका। गोल्डन डिवीजन का शख्स भी हैरान जो था वो रह चुका था। वहाँ पर एक शख्स भी मौजूद था जो कि ऐसे ही एक और डिवीजन का एक शख्स है। वो भी इसे देखकर हैरान रह चुका था और वो कहता है कि ऐसी पावर लेवल का जो फास्टेड अटैक है मैंने अभी तक जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये काफी ज्यादा खतरनाक था। और एक जो शख्स होता है वो हम लोगों को बता रहा था और सभी लोगों को कि आज सुबह डेवन प्लेस में एक लेडी ने भविष्यवाणी की थी कि हावरिंग के भीतर एक बहुत ही बड़ी मुश्किल आने वाली है। मुझे लगता है कि जो कुछ भी उसने कहा था कि वो सब सच था, और यहाँ तक कि हेवन के खजाने में से वो बांसुरी जो कि एक ईविल बांसुरी है उसे खत्म करने वाली बुराई आर्ट का जन्म हुआ है। और जो सीलें हैं ना जो कि उस बांसुरी पर लगी थी वो भी पूरी तरह से टूट चुकी है, जो कि हमारे पूरे इस किंगडम पर खतरा मंडरा रही है। तभी गोल्डन डिवीजन का एक शख्स कहता है हमारे बीच तुम ये क्या बकवास करने पर तुले हुए हो, और वो शख्स बताता है कि नहीं मुझ पर भरोसा करो, यहाँ तक कि ईविल को खत्म करने वाली भी और कोई नहीं बल्कि एक बुरी पावर सी है। लेकिन हम योंग के स्वॉर्ड में लगे हुए एक लॉकेट को देखते हैं जो कि पूरी तरह से चकना चूर हो जाता है। सारे लोग कहते हैं कि जरा देखो सियोल योंग रिंग का जो सील था वो पूरी तरह से अब टूट चुका है, लेकिन जो वो सील है वो कोई मामूली सील नहीं है बल्कि वो सील उसकी पावर सील कर रखी थी। ये तुम्हें अभी आगे पता लग जाएगा। एक जो शख्स होता है जो कि काफी एल्डर था वो कहता है कि हवा रिंग के बीच क्या ऐसा भी होना पॉसिबल है। अचानक से उस लेडी का भविष्यवाणी करना और हमारे किंगडम पर एक काफी बड़ी प्रॉब्लम का आना, और अब ये हमारे प्लेस में ये हादसा और सियोल की वो सील टूट गई। क्या तुम सभी को इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती? लेकिन जो योंग था उसका एक टुकड़ा उठाता है जो कि काफी छोटा सा टुकड़ा था और वो उसकी पावर को पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहा था। सियोल की जो स्पिरिट कंट्रोल पावर थी उसे पूरी सही तरीके से कंट्रोल कर पा रहा था। तो अब क्यों ना हम हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की पावर और उसकी पावर कैसे सील की गई और इस थोड़ी सीरीज के बारे में कुछ जान लेते हैं। हारंग में 5 डिवीजन है जैसा कि मैंने पहले कहा था। हारंग और नांडो ये दोनों काफी ऊंचे दर्जे के डिवीजन माने जाते हैं, और डिवीजन में सेंट्रल गोल्डन डिवीजन भी शामिल है जो कि हावरंग का एक का साबित है, और ब्लू ड्रैगन डिवीजन, व्हाइट टाइगर डिवीजन और रेड फिनिक्स डिवीजन और ब्लैक टर्टल स्नेक डिवीजन ये 5 डिवीजन है जो कि हारंग में मौजूद हैं। और इन्हीं 5 डिवीजन में से जो व्हाइट टाइगर डिवीजन है उसमें से आता है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट योंग सियोल, और इसके पास्ट में काफी ज्यादा कुछ हुआ है। जैसे योंग ने मॉन्स्टरों का इस्तेमाल किया है और वो पावरफुल होता गया है। एक शख्स जो कि मॉन्स्टरों को उसके पास कंट्रोल करने की पावर है। योंग ने अपने मदर फादर को काफी कम उम्र में ही खो दिया था और फिर उसने फैसला लिया कि वो गोस्ट माउंटेन पर जाएगा और पावरफुल बनेगा। उसके पास एक अनोखा टैलेंट था जो दुनिया में कहीं मौजूद नहीं था। उसने घोस्टों पर कंट्रोल किया और उसे आज इसी मकसद से द घोस्ट किंग भी कहा जाता है योंग को, और उसने काफी ज्यादा अच्छे काम भी किए जिससे वो काफी ज्यादा कुछ सीखता चला गया। लेकिन उस टाइम व्हाइट टाइगर डिवीजन का जो कैप्टन थे जिनका नाम बेक सेन था, और वही सियोल को अंदर लेकर आए थे व्हाइट टाइगर डिवीजन में, क्योंकि योंग तो उस घोस्ट वाले माउंटेन पर ही था और वहीं पर बेकसेन को योंग मिला था। बेकसेन ने योंग से कहा था अगर तुम अपने पास्ट को बुला देते हो तो मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा सकता हूँ, और तुम अगर आगे मेरे साथ चलने का वादा करते हो तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। इस तरह से व्हाइट टाइगर डिवीजन में सियोल आ गया था, और पहली बात जो है वो सियोल योंग ही था जो कि उस टाइम व्हाइट टाइगर डिवीजन में काफी ज्यादा पावरफुल था। और बेकसेन ने एक सील जो था जो कुछ पावर थी योंग की
जो कि उसके लिए खुद के लिए काफी ज्यादा बुरी साबित हो सकती थी और साथ ही दूसरों के लिए, ताकि उसकी बुरी पावर जो है वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए बेक सेन ने उसे थोड़े टाइम के लिए सही लेकिन सील कर दिया था, जो सील अभी कुछ ही देर पहले टूटी है। मैं उसी सील की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज अचानक से इस प्लेस पर वो सील पूरी तरह से टूट चुकी है। उस टाइम जो कुछ भी हुआ था वो योंग के लिए बुरा था, लेकिन अब जो होगा वो हम सब के लिए बुरा होगा। और हम प्लैंडन का सीन देखते हैं। कोई चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे इस पर भरोसा नहीं होता। हम व्हाइट टाइगर डिवीजन के सेकंड कमांडर सोंग ओके को देखते हैं। सोंग ओके कहता है चिल्लाते हुए, मुझे नहीं पता कि आखिरकार वो इतनी कम उम्र में इतना ओवर पावर्ड कब हो गया। व्हाइट टाइगर डिवीजन थर्ड कमांडर अयो वुल्फ को देखते हैं, जो कहते हैं कि शांत हो जाओ, मुझे यकीन है कि ये सच नहीं है, और अगर ये सच है तो कैप्टन आप हमें ऑर्डर्स दें कि हम उसे सही सबक सिखा सकें। लेकिन कैप्टन उन दोनों को शांत कराते हैं और हम व्हाइट टाइगर डिवीजन ग्रेट जेगर ब्लैक एरन को देखते हैं। जो शख्स एरन था ना, वो कहता है कि कैप्टन का दिमाग सिर्फ इसलिए नहीं बदला क्योंकि तुम लोग चिल्ला रहे थे, और जो सभी लोग थे वो शांत हो जाते हैं। और हम कैप्टन जिन रिम को देखते हैं, जो कहता है कि मुझे पता है कि तुम सब लोग इस बात पर हंगामा जरूर करोगे। जो शख्स उस डिवीजन का हिस्सा था वो कहता है कि कैप्टन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सियोल योंग ने एक बार हमें नुकसान होने से बचाया था, लेकिन अब बहुत कुछ बदल जा चुका है। वो भविष्यवाणी काफी ज्यादा प्रॉब्लम भरी थी, लेकिन लेकिन जो कुछ भी उस भविष्यवाणी में बताया गया है वो काफी ज्यादा बुरा था। मैं मानता हूँ कि सियोल योंग की पावर काफी ज्यादा खतरनाक और बुरी है, लेकिन अगर आप मेरी माने तो उसकी जो सोल है वो काफी ज्यादा पवित्र है। अगर उसमें दाग होता तो उसकी सील पहले ही काफी पहले टूट जा चुकी होती। कैप्टन कहता है कि हाँ तुम कह तो सच रहे हो, लेकिन ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा बड़ी है। उस लहर के बाद उस बांसुरी का शांत करना और अब सियोल योंग की उस सील का टूटना, उस सील को हवा रंग में सबसे ज्यादा पावरफुल सील माना जाता है। इसी से उसकी पावर्स को सील कर दिया गया था, लेकिन जिसने सील किया था वो बेक सेन के पास ही वो सील मौजूद थी। सच कहूँ तो हमारे दोनों हाथों में अब कुछ भी नहीं बचा है। ये वो सील है जो सर बेक सेन ने योंग पर लगाया था, और योंग के अगर हम दोनों हाथ भी काट देते हैं तो वो अपनी इविल आर्ट को सीखने के साथ ही एक सिला नोवेल का वारिस होने के नाते जब वो सील टूट गया तो सियोल योंग ने हारंग के अपने अधिकार को हमेशा के लिए खो दिया है, और अब वो फिर से एक बार गोस्ट को कंट्रोल कर सकता है। और ऐसी पावर्स वाले लोग आमतौर पर सत्ता में होते हैं और मॉन्स्टर को बुलाने से मारे जाते हैं, या तो उन आत्माओं से उनकी बॉडी और उनकी स्पिरिट चोरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो बात है हम उस बात को इस तरह से नहीं देखते हैं। वहाँ के जो भी व्हाइट टाइगर डिवीजन के जो भी लोग बैठे हुए थे वो सारे लोग कहते हैं कि हम ऐसे तो नहीं बैठ सकते हैं, हमारा जो योंग है वो हम में से ही एक है और वो हमारा साथी है, और आप तो हारंग की व्हाइट टाइगर के एक कैप्टन है, तो आप ये सब कुछ कैसे कह सकते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि सियोंग योंग भी मौजूद था। योंग जो होता है वो कहता है कि प्लीज मुझे एक बार समझाने का मौका तो दो। योंग अपनी बात को कैप्टन से बताता है और कहता है कि घोस्ट में हेर फेर करने में मैं कामयाब हूँ, लेकिन हावरंग में कोई भी ऐसा नियम नहीं है जो मेरी पावर्स पर सील लगाने में कामयाब हो सकता है। कैप्टन भी कहता है कि हाँ ये भी सच है। उसके टॉप पर आने के बाद बेयेंग योंग हावरंग में वो पहला आदमी था जो घोस्टों को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन घोस्टों के कारण से ही उसकी मौत हो गई। ये सचमुच बदकिस्मत वाला था। योंग जो होता है वो कहता है कि इसीलिए आप मुझे परमिशन दें, मैं इस सिचुएशन को खुद ही सॉल्व करना चाहूंगा, और मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि दूसरे लोग मुझ पर शक करते भी हैं या फिर नहीं। जो सॉन्ग ओके होता है वो कहता है ठीक है ये एकदम परफेक्ट है, हम भी तुम्हारा इसमें साथ देने के लिए तैयार हैं। पहले हम लोग उस कर्सेस बांसुरी को संभालेंगे, उसके बाद हम तुम्हारी जो भी मुश्किलें हैं उसका मिलकर सामना करेंगे। लेकिन जो योंग होता है वो कहता है नहीं, लेकिन शुक्रिया, अगर हम सारे लोग डिवीजन छोड़ देंगे तो आखिरकार इस डिवीजन की देखभाल कौन करेगा। इसके अलावा मेरी जो यिन यांग की जो सील है वो पूरी तरह से टूट चुकी है और अब मैं पहले की तरह नहीं रहा। और रही बात टाइगर डिवीजन की, सारे लोग इस बात को सुनकर हैरान रह जाते हैं कि जो योंग है वो इस डिवीजन से अब इस्तीफा देने वाला था। योंग कहता है कि नहीं, मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि मैं
वापस आ सकूं। तुम लोगों को जो सोचना है वो सोच सकते हो। कैप्टन भी कहता है कि एक कैप्टन होने के नाते मैं तुम्हें ये करने दे सकता हूँ। सारे लोग योंग से कहते हैं कि योंग अपना ख्याल रखना। योंग उनका शुक्रिया अदा करता है और बाहर की ओर आ जाता है और हमें बताया जाता है कि योंग जो था उसने डिवीजन को तो छोड़ दिया और हम व्हाइट क्लो जेन टेम्पल का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ बच्चे भागते हुए योंग की ओर आते हैं और पहला बच्चा योंग से कहता है, क्या तुम सच में जा रहे हो? तुम्हारे बिना खाली सा लगता है। योंग अपना जवाब देता है और कहता है, जैसे शैडो गायब हो जाती है और वो एक टाइम पर ही दिखाई देती है, तो मैं भी उसी तरह से जा रहा हूँ और अगली बार मैं भी तुम्हें देखूंगा। वहाँ पर योंग के कुछ साथी आ जाते हैं जो योंग को कुछ सामान देते हैं जो कि उसकी जर्नी में काफी काम में आएगा। उसके टीममेट कहते हैं कि इनमें से कुछ को बचाए हुए रखना, ये तुम्हें कई सारे शहरों में काम आने वाला है, तो इससे खोना मत। योंग उन सबका शुक्रिया अदा करता है और योंग उनसे कहता है कि आज व्हाइट टाइगर डिवीजन को छोड़ना मैं अपने ये सब कुछ दम पर करना चाहता हूँ और मैं इस मिशन को जरूर कामयाब करूंगा और तुम सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। मैं इस एहसान को कभी भी नहीं भूलूंगा। वो लोग कहते हैं कि अपना ख्याल रखना, भले ही तुमने हारंग को छोड़ दिया है और भले ही तुमने उसे धमकी दी है, लेकिन याद रखना कि हम अब तक तुम्हारे साथ हैं। हमने तुम्हारा साथ अब तक नहीं छोड़ा है। योंग वहाँ से निकल जाता है। योंग जो था वो सोच रहा था अपने पास्ट को कि कभी भी मैं उन नागरिकों को बचाने में कामयाब नहीं हुआ जो मेरे लिए उस जंगल में आए थे। आखिरकार मुझे उनकी फिक्र क्यों हो रही है। तभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है कि अरे सुनो ना योंग, मैंने सुना है कि तुम्हारी सील टूट गई है। और हम वहाँ पर देखते हैं कि ब्लू ड्रैगन डिवीजन का सीईओ ग्योम आ जाता है। सीईओ कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने ब्लू ड्रैगन डिवीजन में काफी एहसान किया है। 8 साल ट्रेनिंग के अलावा हमने ट्रेनिंग साथ ही की है। इससे पता चलता है कि मेरे डिवीजन में सबसे पुराना तुम ही हो और मैं तुम्हारा कर्ज अदा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। योंग कहता है, मुझे क्या तुम शिकार समझ कर यहाँ पर आए हो और तुम डिवीजन की ओर से आए हो? मुझे तो पहले से ही पता नहीं था कि जो आपस में डिवीजन वगैरह हैं वो कभी भी फाइट नहीं करते और जो सीईओ होता है वो वार कर देता है योंग पर, लेकिन योंग उसके वार से काफी आसानी से बच जाता है और वो कहता है, हम आपस में हम दोनों एक ही प्लेस के अलग अलग डिवीजन के मेंबर हैं। हमें आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए, ये हारंग के नियम के खिलाफ है। तो क्या तुम आप समझ गए? वो अपनी स्पिरिट और घोस्टों को बाहर निकाल लेता है जिसे देखकर सीईओ की हालत टाइट हो जाती है। सीईओ वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है और जो योंग था वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है। वो सबसे ऊंची पेड़ों पर आ जाता है जहाँ से उसे हारंग का पूरा इलाका दिख रहा था। सीईओ वहाँ आकर कहता है कि एक दिन मैं जरूर वापस लौटूंगा। जो योंग था वो चलते हुए जा रहा था और हमें योंग जो होता है वो हमें बता रहा था कि डिवीजन के छोड़ने के बाद मैंने उन निशानों का पीछा किया। जो निशान उस खून की बारिश के कारण बन गए थे उसे अजीब घटना का नाम दिया गया और मैं उसकी जांच कर रहा था। और अजीब घटनाओं की शुरुआत उस भविष्यवाणी वाली लेडी से हुई थी और जहाँ तक इसकी बात है तो और वो एक सिंबल लंदन में पहुंच जाता है जहाँ पर वो एक चीज को कैद कर लेता है और कहता है कि ये इम्बोंगी का जो बॉडी है वो कोई ड्रैगन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये एक टाइटन जरूर बन सकता है और इस ग्रुप में काफी ज्यादा इविल चीजें हैं, लेकिन मैं इसमें अपनी पावर्स डालकर इसे फिर से जिंदा कर सकता हूँ और अपने लिए इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब ये जो कॉप्स है ना ये काफी स्ट्रांग हो जाएंगी तो मैं इनको दफना दूंगा। और आखिरकार ये ब्लड की बारिश होने का कारण क्या है? जिन गाँव वालों की योंग ने मदद की थी वो इसे देखकर हैरान रह चुके थे कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। और योंग अपनी बात को कंटिन्यू करता है और बताता है कि स्पिरिचुअल चीजें और ये निशान ये दोनों उस बारिश वाली लेडी ने छोड़ी हुई थी और मैं इन्हीं निशानों का पीछा करते हुए यहाँ पर पहुँच गया। आपस में लोग बातें कर रहे थे कि ये थका नहीं है क्या, ये पागल हो गया है। योंग उन सब की बातों को सुनकर कहता है कि अब मुझे लगता है कि जो खून की बारिश हो रही थी अब वो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो गांव वाले उनको बचाने के लिए योंग का शुक्रिया अदा करते हैं। योंग आगे बढ़ जाता है और योंग कहता है कि जो खून की बारिश का जो कारण है ये कोई योकाई तो नहीं है, ये किसी ह्यूमन का ही काम है। इसका मतलब तो ये है कि अजीब घटना का होना ओवरसियर
भविष्यवाणी का ही काम है, तो मुझे सबसे पहले कैप्टन को इसकी रिपोर्ट कर देनी चाहिए। तभी योंग को काफी ज्यादा अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वो आवाजें स्पिरिट की थी। योंग कहता है कि आमतौर पर ये घात लगाने की हिम्मत नहीं करते, ना ही ये झुंड में कभी हमला करते हैं, लेकिन आज ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं बची है जो एक एक कर इनको खत्म कर सके? ये काफी बुरा है। बीमार लोगों से घिरा ये विलेज, और साथ ही मुझे भूख लगी है तो मुझे खाने की तलाश करनी चाहिए। तभी पहाड़ की चोटी से योंग को एक जो रेस्टोरेंट होता है ना, वो दिख जाता है और योंग को उसके कैप्टन, जो टाइगर डिवीजन का कैप्टन था, उसकी बात याद आती है जब कैप्टन ने कहा था कि मई का जो महीना है वो काफी बुरा माना जाता है और इस मई के महीने में जो गोश्त होते हैं वो काफी एक्टिवेट होते हैं। यही कारण है कि तुमको बाहर काफी संभल कर चलना होगा। योंग जब उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है तो वो पाता है कि वहां पर कोई कस्टमर नहीं है। उस रेस्टोरेंट का जो ओनर होता है वो बताता है कि आपको भी ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसा लगना ठीक ही तो है। जो राहगीर होते हैं वो इस रास्ते थोड़े कम ही आते हैं, लेकिन आज यहाँ पर कोई भी नहीं है। योंग जो होता है वो कुछ सोच में डूबा हुआ था। योंग कहता है यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा बुरी स्मेल आ रही है, ये काफी खतरनाक हो सकता है। बदकिस्मत से मुझे लगता है कि सबसे अच्छा यही होगा कि मैं इन दोनों को बाहर जाने के लिए कह दूं। योंग को वो इविल जो स्प्रिट मॉन्स्टर वगैरह थे उनका पता चल चुका था और वो गेट पर दस्तक उन लोगों ने दे दी थी। गेट को बहुत ही जोर से खड़खड़ाने के बाद योंग जो होता है उन दोनों से कहता है कि जितना जल्दी हो सके इस जगह से काफी दूर चले जाओ। जो स्पिरिट थी वो खिड़कियों से आ जाती हैं और गेट पूरी तरह से ओपन हो चुका था। योंग सोच रहा था कि सब बॉल में क्या योमा भी आए हुए हैं, इन सभी से निपटना काफी मुश्किल साबित होगा। मैं यहाँ अपने रास्ते से जब गुजर रहा था तो मुझे काफी ज्यादा कब्रिस्तान नजर आए थे। योंग जो होता है अपने हाथ पर छोटा सा कट लगाता है और ब्लड बहने लगता है और वो अपनी स्वॉर्ड को जमीन में गोद देता है और अपने अंदर से काफी पावर्स को रिलीज करता है। जो चीज उसने गांव वालों के यहाँ से पकड़ी हुई थी उसी चीज को बाहर निकालता है, जो कि एक सिंबल गॉड था। बोन मॉन्स्टर को एक टमाटर की तरह मसलता हुआ जा रहा था। योंग कहता है ये कब्रिस्तान जानवर को खत्म करने के लिए अच्छा रास्ता होगा और वहां पर काफी ज्यादा उसने बीस्ट को भी समन कर लिया था, जिसे देखकर मॉन्स्टर भी घबरा रहे थे और जो बचे हुए मॉन्स्टर थे उनको योंग संभाल लेता है और उन्हें जान से मार देता है। योंग मनी मन में सोच रहा था कि ये चीजें इतनी आसान नहीं होंगी, ये मेथड काफी ज्यादा बड़ा है और स्पिरिचुअल पावर का यूज मैंने किया है तो मैं इन लोगों से लंबे टाइम तक नहीं फाइट कर सकता, लेकिन मुझे इसे ज्यादा सहना होगा क्योंकि मुझे सेफ रहना है और मुझे आगे की भी तो इन्वेस्टिगेशन करनी है। अगर मैं यहाँ पर मर जाता हूँ तो मैं कुछ डीमंस को अपने साथ लेकर मरूंगा। तभी हम देखते हैं दूसरे गेट से कोई आता है और कहता है मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर कोई बिजनेस चल रहा होगा, जिसे देखकर योंग भी हैरान रह चुका था। योंग अपने मनी मन में सोच रहा था कि क्या ये कोई सॉर्सरर है, मुझे इसमें से कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस नहीं होती, ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन मुझे लगता है। क्या इसे यहाँ पर कुछ दिख भी रहा है? तो ये घंटों से यहाँ पर क्या कर रहा था? योंग कहता है काश बुरा होने से पहले यहाँ से निकल जाए। और जो वो शख्स आया हुआ था इसका नाम तो नहीं पता, मैंने 7 से 8 चैप्टर छान मारे लेकिन मुझे इसका नाम पता नहीं चला। खैर हमें आगे की सीरीज में पता चल ही जाएगा। जब वो शख्स रेस्टोरेंट की हालत देखता है तो वहाँ पर कॉप्स, ब्लड और जो मॉन्स्टर थे वो उसे मारे पड़े मिलते हैं, लेकिन उससे वो नोटिस नहीं होता, बल्कि उसे नोटिस तो होता है एक शराब की बोतल, जिसे देखकर योंग भी हैरान रह चुका था। वो शख्स योंग से कहता है कि मुझे काफी जोरों से प्यास लगी है तो क्या मैं इसे ले सकता हूँ? मुझे लगता है कि तुम भी ड्रिंक करना चाहते होगे। लेकिन बाद में योंग अपने मनी मन में सोच रहा था क्या ये शख्स अब भी नशे में है? लगता तो ऐसा ही है। योमा की कॉप्स की तलाश में जो योंग होता है वो शख्स से कहता है कि माफ करना इस परेशानी के लिए, मुझे पता नहीं था कि कोई आसपास भी सो रहा होगा और वैसे भी इस जगह का जो ओनर है वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। जैसा कि तुमने देखा ही है कि यहाँ पर योमा पड़ा हुआ है, तो सबसे अच्छा होगा कि यहाँ से तुम ड्रिंक लो और चलते बनो। लेकिन वो शख्स उस रेस्टोरेंट में रखी काफी महंगी चीजों की ओर बढ़ता है और वो शख्स कहता है कि तुमने अपनी सारी कीमती सामान बिना लिए ही वो यहाँ से चले गए, वो काफी ज्यादा आलसी हैं। लेकिन योंग कहता है अरे जरा सुनो, क्या तुमने सुना नहीं? मैंने तुमसे कहा कि यहाँ से चले जाओ, अगर यहाँ से नहीं गए तो तुम मेरे रास्ते में आओगे। योंग सोचता है कि मुझे लगता है कि मुझे इसे उठाकर
पर फेंक देना चाहिए। उस शख्स की ओर काफी ज्यादा डीमंस मॉन्स्टर जो थे वो बढ़ते हैं। योंग उन लोगों को नहीं मार पाया था, लेकिन वो शख्स वहां रखी स्वॉर्ड को उठाता है और पलक झपकते ही उन सारे डीमंस को खत्म कर देता है और कहता है, अरे जरा देखो तो, यहाँ पर एक स्वॉर्ड भी रखी हुई है। वो देखता है कि उसके पीछे एक जो डीमंस का ग्रुप है वो आ चुका है। वो शख्स कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इन लोगों को शायद पता नहीं कि स्वॉर्ड की पावर क्या होती है। तुम जरा करीब से देख सकते हो। एक काफी भयानक जो स्नेक मॉन्स्टर था वो शख्स पर अटैक करता है, लेकिन वो उसे पलक झपकते ही 2 टुकड़ों में बांट देता है और कहता है, ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा है कि ये लोग मुझसे काफी दूर रहें। योंग भी इसे देखकर थोड़ा परेशान हो गया था। एक बड़ा धमाका होता है जो योंग को पीछे ले जाता है। योंग इस सोच में डूबा हुआ था कि आदमी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को छुपा कैसे सकता है। इस लेवल पर तो कोई इमोर्टल ही होगा। जो इमोर्टल के रास्ते पर चलते हैं वही लोग ऐसा करने में कामयाब होते हैं। अगर मैं मेरी डिवीजन से इस शख्स की तुलना करूं तो ये मेरे कैप्टन के पावर लेवल के बराबर है। लेकिन आखिरकार ये शख्स है कौन? ये यहाँ पर कर क्या रहा है? वो अपनी पावर का यूज कर रहा है, ये ना जाने कि उसके सामने कौन है। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि उसे चोट लगे भी या फिर नहीं। मैं अपने गार्ड को सिर्फ इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि मुझे योमा का ध्यान रखना है। वो शख्स कहता है कि क्या वो सब यहाँ से चले गए और ये मॉन्स्टर्स की बात कर रहा है। योंग सोचता है कि मैं अच्छे रीजनों से इस पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकता। योंग उस शख्स से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो सीनियर? वो शख्स पूछता है, क्या सीनियर? हमें मिले हुए कुछ वक्त भी नहीं हुआ और तुम एक्टिंग एक फ्रेंड की तरह कर रहे हो और क्या तुमने मुझे सीनियर कहा? मुझे लगता है कि अब बारी तुम्हारी है। कहने का मतलब है किसने मॉन्स्टर को खत्म किया और अब जो बारी है वो योंग की है। योंग मन ही मन में सोच रहा था कि मुझे लगता है कि मुझे अपने हुक्म का इक्का निकालना पड़ेगा और अगर यहाँ पर योमा आते हैं तो मैं थक जाऊंगा। और वो अपने पास जो भी बीस्ट वगैरह थे उनको भी समन कर लेता है, लेकिन जो वो बीस्ट थे वो योंग की बात नहीं सुन रहे थे। योंग कहता है, आखिरकार ये लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? वो शख्स कहता है, क्या यही तुम्हारे हुक्म का इक्का था? लेकिन ये लोग तुम्हारी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्या तुम्हारे पास और ट्रिक नहीं है मुझे जान से मारने के लिए? देखो तो ये काफी मजेदार होता जा रहा है। योंग को गुस्सा आता है और वो अपने पास से एक काफी बड़ा बीस्ट निकालता है, जिसे देखकर वो भी हैरान रह चुका था। वो उस बीस्ट को उस शख्स को मारने के लिए भेजता है और वो शख्स भी कहता है, ये अनएक्सपेक्टेड था। मुझे लगा कि तुम एक छोटे प्यादे हो। और वो बीस्ट लगभग उसे खत्म करने वाला ही था, लेकिन एक सेकंड भी नहीं हुआ उस बीस्ट को उसने खत्म कर दिया। काफी ज्यादा स्वॉर्ड की स्लैशेस के बाद योंग के मुंह से खून आने लगता है और वो योंग के चेहरे के पास पहुंच जाता है और उसके सामने अपनी स्वॉर्ड को सामने कर देता है। अगर वो चाहता तो योंग को एक पल में भी खत्म कर सकता था और योंग अपना बचाव करते हुए काफी पीछे चला जाता है। और योंग भी सोचता है कि ये काफी स्ट्रांग है, लेकिन इस आदमी को मुझे मारने का कोई इरादा नहीं है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? वो शख्स कहता है, तुम इतने बुरे भी नहीं हो जितना मैंने सोचा था। योंग कहता है, अब मेरे पास सिर्फ मेरा मास्टर पीसी बचा हुआ है, ये रहस्यमयी एक लकड़ी का टुकड़ा। मुझे नहीं पता कि ये क्या है और ये क्या ये काम करेगा भी, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये इसकी इविल एनर्जी को खत्म कर ही देगा। आशा करता हूँ कि ये काम कर जाए। वो उस लकड़ी का वुड के टुकड़े को यूज करता है जो कि चकनाचूर हो जाता है और उसमें से काफी बड़ी एनर्जी निकलती है, जिसे देखकर योंग भी हैरान रह चुका था क्योंकि उस शख्स का एक इविल ऑरा निकल कर आता है जो कि योंग को हैरान करने के लिए काफी था। जो कि ऑरा जो था वो कोई नॉर्मल ऑरा नहीं था, बल्कि डीमनाइज एनर्जी नदी की तरह बह रही थी। योंग उसकी डीमनाइज एनर्जी को देखते हुए सोच रहा था, ये पागलपन भरा है। एक ऐसी चीख जो दुनिया को हिलाने के लिए काफी है, एक ऐसा दर्द जिस दर्द के बाद तुम्हें दर्द का एहसास ही ना हो, एक इन्फिनिटी सर्कल और ये चीजें इकट्ठा हो गई हैं। डार्कनेस का एक ब्लेंडन जो चाहे वो कर सकता है। ये डीमनाइज एनर्जी काफी ज्यादा डेंजरस है, मौत की एक एनर्जी, और ना ही तो ये कोई डेथ एनर्जी है ना ही योकाई एनर्जी। ये काफी डेंजरस है। इस आदमी को ऐसी पावर कहाँ से मिली, जबकि मैं हमेशा इन चीजों में दिलचस्पी रखता था, लेकिन मैंने ऐसी एनर्जी कभी महसूस नहीं की। और वो शख्स अपनी एनर्जी को शांत करता है, अपने पास से निकालता है एक वेपन जिससे वो अपनी सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है। और वो शख्स पूछता है कि तुमने अभी ये क्या किया? योंग बताता है कि मुझे नहीं पता,
कि तुम क्या कह रहे हो। यंग सोचता है कि वो वुड का टुकड़ा आखिरकार था क्या, लेकिन जो भी था उसने इसका असली रूप सामने ला दिया। यंग उससे कहता है मुझे नहीं पता कि वो क्या था। यंग सोच रहा था कि ये एक शानदार गोल्डन डिवीजन और डीमनाइज एनर्जी से मिला हुआ था। ये कुछ अजीब है। गोल्डन डिवीजन जो हारंग का सबसे हुक्म का इक्का है और मैंने उसमें महारत हासिल की है, लेकिन ये शख्स उन सबसे बढ़कर है। मैं उस आइटम को मानता हूँ जो डीमनाइज एनर्जी पर दबाव डालती है। एक आदमी जो इमॉर्टल के रास्ते पर है, इसने अपनी ट्रेनिंग में महारत हासिल की है। यंग उससे पूछता है क्या तुम गोल्डन डिवीजन के कैप्टन को जानते हो? और वो शख्स कहता है गोल्डन डिवीजन? हाँ, किसने कहा कि मैं उस बेवकूफ ग्रुप का हिस्सा था? योंग अपने मनी मैन में सोच रहा था क्या ये कोई गोल्डन डिवीजन का हिस्सा नहीं है, या फिर वो मुझसे झूठ बोल रहा है। वो शख्स उससे पूछता है कि मुझे जवाब दो, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मुझे बताओ कि तुमने ये सब कुछ क्यों पूछा। जो योंग होता है अपने पास से काफी अमाउंट में जो धुआं था वो निकालता है और अपने मनी मैन में सोचता है कि उस आदमी को नहीं पता कि वो टुकड़ा मेरे पास सिर्फ एक था। शायद मुझे लगता है कि मैं अब यहाँ से भाग सकता हूँ और जिससे पहले कि उसे मेरी चाल महसूस हो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन उस धुएं को चीरते हुए वो शख्स योंग पर हमला कर देता है। योंग उसके हमले से बच जाता है और वो शख्स योंग की शॉट को छीन लेता है और योंग से कहता है कि एक बच्चे शायद तुम कुछ भूल रहे हो। योंग अपने पास से शॉट को नोटिस करता है और देखता है कि उसकी शॉट उसके हाथों में है। योंग को याद आता है जब उसके कैप्टन ने उसे ये शॉट बहुत ही प्यार से दी थी। योंग को गुस्सा आता है और वो अपनी शॉट को लेने के लिए झपटता है, लेकिन वो शख्स काफी ज्यादा फास्ट था। वो उसकी शॉट से उसी पर एक छोटा सा वार करता है, लेकिन उसने म्यान से शॉट नहीं निकाली थी। वो ऐसे ही उसकी पीठ पर शॉट को रखता है और योंग से कहता है कि अगर तुम 1 इंच भी हिले तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रही बात तुम्हारी शॉट की तो मैं ये तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ कि वो क्या था। योंग उससे बताता है कि मुझे नहीं पता कि वो क्या था, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। और वो शख्स योंग से कहता है मुझे लगता है कि तुम झूठ नहीं बोल रहे, तुमने भागने की भी कोशिश की थी। अगर तुम ये नहीं जानते तो तुमने उसे इस्तेमाल कैसे किया? मुझे लगता है कि तुम्हें खुद को काफी चिंता में डालने की जरूरत है। तो मेरे लास्ट वर्ड कुछ इस तरह से हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? योंग बताता है मैं एक मिशन को पूरा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, क्या हो और क्यों हो, लेकिन अगर मैंने अपने मिशन को पूरा भी कर लिया और मैं अपने डिवीजन में वापस जाता हूँ तो जो मेरे दोस्त हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि तुमने अपने मिशन को पूरा तो किया, लेकिन तुम घोस्ट डीमन किंग कहलाने के लायक नहीं हो। तुम उस शख्स से हार कर आ गए। सियोल योंग भी इसी सोच में डूबा हुआ था कि मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मुझे शायद इसे जान से ही क्यों ना मारना पड़े। लेकिन और वो शख्स उससे पूछता है क्या एक मिशन, और योंग उससे बताता है मैंने अपने कैप्टन से वादा किया है कि मैं इस खून की वारिस की तह तक जाऊंगा और इसका पता लगाकर इसे जान से मार दूंगा। और वो शख्स कहता है क्या कैप्टन, क्या तुम जिन रिम का जिक्र कर रहे हो? मुझे लगता है कि उसने तुम्हें गिरफ्तार किया होगा और तुम्हें उसने ये मिशन दिया होगा कि योमा को खत्म करो और इविल एनर्जी को भी। योंग कहता है कि तुम कह क्या रहे हो? मैं कोई योमा से तो बिल्कुल नहीं हूँ, मैं हवा रंग से हूँ। क्या तुम वही शख्स हो जिसने अपने स्वॉर्ड में लगी सील को तोड़ दिया था? तो मुझे शुरुआत से शुरू करना होगा। योंग सोच में पड़ा हुआ था ये बेवकूफ क्या रहा है और क्या लगता है क्या ये मेरी हड्डियां भी तोड़ेगा? और वो शख्स योंग से कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी हड्डियां बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। और योंग उससे कहता है कि तो तुम करना क्या चाहते हो? और वो शख्स योंग से कहता है देखो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। और उसने योंग को पूरी तरह से छोड़ दिया था। जो योंग होता है फिर से अपने उन्हीं डीमन समनर को बुलाता है और कहता है तुमने डीमंस के रास्ते पर चले, लेकिन तुम्हें ये भी नहीं पता कि गेट कीपर कब्रिस्तान में क्या करते हैं। कब्र के मालिक तुमसे काफी ज्यादा नाराज हैं। लेकिन योंग जो होता है वो कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, एक बच्चे की तरह कब्रों को लूट लिया गया और मैं उन्हीं मुश्किलों को दूर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी भी मिशन पर जाने से पहले मैंने अपने कैप्टन से वादा किया है। मैं उन सोल्स को मुक्ति दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ उनके रीइंकार्नेशन के लिए। मैं उन गोश्तों को मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। मुझे उनकी कब्र इसलिए प्यारी है क्योंकि वो मुझे खाना देते हैं, सोने देते हैं और उनका इस्तेमाल करने देते हैं। और उसी शख्स के सामने उसने
एक स्पिरिट को मुक्ति दिला दी थी और योंग प्रेयर करता है कि आप जरूर रीइंकार्नेशन हो। इसे देखते हुए उस शख्स के दिमाग में काफी ज्यादा चीजें चल रही थी। इस तरह से उसके दिमाग में काफी ज्यादा चीजें थी वो चल रही। हमारा जो सीन होता है वो दूसरी तरफ आ जाता है, जहाँ पर हम हमारे योंग को एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखते हैं। योंग जो होता है वो उसी शख्स जिसका नाम झा होता है। हाँ, हमें उसका नाम पता लग चुका है। योंग झा से कहता है कि आखिरकार तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। झा इस बारे के में अपना जवाब देता है और कहता है मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा बल्कि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम जवाब नहीं दोगे? और अभी हम लोग कहाँ पर हैं? योंग कहता है कि यही तो मैंने तुमसे पूछा। झा कहता है क्या तुम मेरी बात कर रहे हो? मैं बस अपने रास्ते से जा रहा था। योंग जो होता है वो कहता है कि पहाड़ों के रास्ते से लगातार तुम मेरा पीछा करते हुए आ रहे हो। तभी हम देखते हैं कि एक जो शख्स होता है वो झा का ऑर्डर लेने के लिए आ जाता है और वो शख्स कहता है कि सर आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं? झा उस शख्स से कहता है कि मैं उस आदमी से बात कर लूंगा। तो फिर ठीक है, तो फिर जरा देखने दो कि मेरे पास कितने ज्यादा पैसे हैं। और वो देखता है तो उसके पास कुछ भी नहीं होता है। और वो शख्स कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि आपके पास पैसे ना हो? तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमारी दुकान क्रेडिट से तो बिल्कुल नहीं चलती। यहाँ पर काफी ज्यादा हाई रैंक वाले नोबल्स भी आते हैं। हमने तुमको पानी और तौलिए भी दिए हैं ये मानते हुए कि तुम हमें कुछ पैसे दे सको, लेकिन तुमने वो नहीं दिए। योंग जो होता है वो जाके जो भी पैसे होते हैं ना वो उस रेस्टोरेंट वाले शख्स को दे देता है। जा कहता है योंग से कि जब मैं बाहर था इतने टाइम से तो मैं भूल ही गया था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और किस्मत से तुमने मुझे उधार जो है वो कर दिए हैं। अगर मैं मरा नहीं तो मैं तुम्हारा ये एहसान जरूर चुका दूंगा। योंग जा से कहता है कि तुम मुझे जिंदा रखने पर जोर क्यों दे रहे हो? मुझे अपने चारों ओर तुम मेरा पीछा कर रहे हो और मुझे परेशान कर रहे हो। क्या तुम इसका कारण मुझे बता सकते हो? योंग जहाँ जो होता है योंग से कहता है कि क्या तुम्हें अपने खाने की पड़ी हुई है? जहाँ जो होता है वो सिर्फ इतना ही कहता है। योंग जो होता है वहां से गुस्से से चला जाता है और कहता है मेरी आंखों से दूर हो जाओ। और हम लोगों को बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र जगह साइड माउंट जोक दिखाई दी जाती है, जहाँ पर योंग अभी जाने वाला है। माउंट जोक के भीतर एक काफी घना रास्ता है। यहाँ पर झरना का एक झरना है जो कि हारंग से होकर गुजरता है और इस झरने में काफी ज्यादा चमत्कारी पावर है। ऐसा कहा जाता है कि जो अपनी स्वॉर्ड में कुछ इविल चीजें होती हैं वो इसमें अपनी स्वॉर्ड को धोने से वो सारी इविल चीजें खत्म हो जाती हैं। और ऐसा व्हाइट टाइगर के कैप्टन ने कहा था क्योंकि उन्होंने इसे खुद ट्राई किया था और वो सही सलामत घर लौटे थे। और अब योंग वहीं पर जा रहा था। योंग कहता है कि ग्रेट कैप्टन ने ऐसा किया, वो वहां पर गए और सही सलामत राजधानी लौटे। और योंग सोच रहा था कि ऐसे माउंटेन पर डेमनाइज एनर्जी वाले लोग कभी भी आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं और उस आदमी से निपटने का सही तरीका यही हो सकता है। योंग पीछे देखता है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। योंग आगे बढ़ता जाता है और वो माउंट जाको में पहुंच जाता है और वहां पर जाकर वो देखता है तो माहौल कुछ अलग ही लग रहा था। योंग वहां जाकर एक शख्स से पूछता है कि जो मुनांग जोंगबान है वो कहाँ पर है। और वो शख्स जो होता है वो जवाब देता है कि उन्होंने कहा है कि वो आजकल किसी से नहीं मिलने वाले हैं। योंग कहता है कि मैं भी एक मुनांग हूँ, क्या तुम उनसे ये जाकर नहीं कहोगे? और मुनांग के बारे में क्या वो उनसे भी नहीं मिलते? वो शख्स कहता है कि ये बात सभी पर लागू होती है, तुम इतने दूर से आए हो इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि हमारे पास कुछ मेहमान आए हुए थे और मुनांग उसके सभी हैरान करने वाले थे और हम लोगों ने उनका स्वागत किया था, लेकिन मेहमान के जाने के बाद सभी लोग इकट्ठा हुए और बातचीत हुई। फिलहाल में किसी से वो रीजन नहीं मिला और उन्होंने अपने को एक जगह पर अकेला रखा है। योंग कहता है कि आखिरकार वो किस तरह का मेहमान था, वो कोई पुरुष था या फिर लेडी? वो शख्स कहता है कि उन्होंने बात करने से मना किया है तो मुझे माफ कर देना। योंग कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने ज्यादा नुकसान में यहाँ से लौटूंगा। योंग अब इस सोच में भी डूब चुका था कि आखिरकार वो किस तरह का मेहमान होगा, लेकिन योंग जैसे ही पीछे पलटता है उसे झा जो था वो दिख जाता है जो कि योंग के सामने खड़ा था। झांग उसे एक चीज देता है जो कि और कोई नहीं बल्कि उसी झरने का वो
पानी था। जा कहता है क्या तुम इसी चीज की तलाश कर रहे थे, तो ये लो। योंग कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर इसे लेने के लिए आया था। जा कहता है तुम बेवकूफ हो, एक ही कारण है कि हावरंग में पानी की बोतल में भरकर इसे शॉर्ट पर डालो, तुम्हारी शॉर्ट पवित्र हो जाएगी। योंग जो होता है वो झा से कहता है ऐसा कोई रीजन नहीं है कि मोनांग जोंगबान के इस माउंटेन को आ सके और तुम जैसा डिमोनाइज एनर्जी वाला यहाँ पर क्या कर रहा है, और मोनांग जोंगबान ने तुम्हें ये सब कुछ कैसे दे दिया, वो तो आजकल किसी से नहीं मिल रहे। झा कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा, तो अब बात बराबर हो चुकी है। योंग सोच रहा था कि उन्होंने क्या कहा होगा झा को देखकर। मोनांग जोंगबान ने कहा कि ये आदमी कौन है और तुम मुझे कैसे जानते हो, और तुम इस पवित्र जगह पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर किसी को आने की अनुमति नहीं है। योंग इसी सोच में डूबा हुआ था। योंग कहता है ये सही है लेकिन ये काफी कठिन है, इसके पोशाक को देखकर काफी अजीब महसूस होता है। ऐसा आदमी ये सब कैसे कर सकता है, वो भी इतनी आसानी से, और जर्नल के उस झरने को डिमोनाइज आर्ट वाला शख्स कैसे जा सकता है और वो भी सही सलामत लौट आया। क्या ऐसा है कि इस टेम्पल के मोनांग किसी से नहीं मिलते, लेकिन ये शख्स ही क्यों? वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और योंग कहता है अब ये मुद्दा काफी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। वो वहां से लौटता है और वो एक लेटर को लिखता है और कहता है मुझे कोई उपाय ढूंढना होगा। योंग कहता है कि प्लीज इस लेटर को जल्दी से जल्दी व्हाइट टाइगर डिवीजन तक पहुंचा दो, और वो शख्स भी कहता है कि ठीक है सियालियों, मैं इसे पहुंचा दूंगा। और वो वहां से गायब हो जाता है। और वो जैसे ही झा की ओर देखता है, झा एक डॉग के साथ खेल रहा था। झा कहता है अरे देखो सियालियां, ये तुमसे भी मिलना चाहता है, क्या तुम्हें परेशान ये नहीं कर रहा, और आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है, क्यों डॉग? और वो काफी अच्छे से खेल रहा था और वो उस डॉग को सियालियां कहकर पुकार रहा था। योंग जो होता है आगे बढ़ता है और झा भी उसी के पीछे पीछे। झा योंग से कहता है कि क्या तुम्हारा कोई नाम नहीं है, और तुम अपने चेहरे को इतनी ज्यादा एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो, और ये नाम आखिरकार तुम्हारे मदर फादर ने रखा था क्या? योंग कहता है मेरा नाम अजीब इसलिए है क्योंकि ये ग्रेट हारंग मेरे मदर फादर मुझे बनाना चाहते थे, इसलिए मेरा नाम इस पर से रखा गया है। और मेरा नाम जो ताओवादी होते हैं ना, कहने का मतलब पुजारी, उन्हीं के निशान, धागा, बर्फ, सूरज और शैडो, इन सभी अक्षर से योंग का जो नाम है वो रखा गया है। झा कहता है ओह, तो अब समझा कि इसकी गहराई तो काफी ज्यादा है। तो मुझे बताओ कि तुम इतने चुप क्यों रहते हो, क्या तुम्हें मेरा पूरा नाम नहीं जानना? योंग कहता है कि अगली बार बेग से उनसे मैं पूछूंगा कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। तो चले देखते हैं कि हम कब मिलते हैं। और वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। हमारा जो सीन होता है और योंग और जा गेरम पहुंच जाते हैं। जा योंग से कहता है कि मुझे लगा कि हम तो बेलसोंग जा रहे हैं, लेकिन हम गेरम क्यों आ गए? योंग कहता है मुझे पहले गेरम में रुकना है, मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी अच्छे बिजनेस होंगे। जा कहता है मुझे अभी याद आया, मेरा गेरम में भी एक बिजनेस है। ये सब एक साफ झूठ है क्योंकि उसे योंग के साथ रहना है। योंग सोचता है कि अगर सबसे ओल्ड एल्डर को मेरा मैसेज मिल गया होगा तो व्हाइट टाइगर डिवीजन पहले ही गेरम में मौजूद होगा, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे इसे हटाने के लिए मदद चाहिए होगी। और उसने उस लेटर में लिखा था कि सियोल योंग को अर्जेंट कांटेक्ट कर लेना चाहिए। हम गेरिंग में ही एक शख्स को देखते हैं जो कि ब्लू ड्रैगन डिवीजन ओल्डेस्ट सीईओ गियोम होता है। सीईओ कहता है क्या तुम सच कह रहे हो? वहाँ पर एक और शख्स मौजूद था जो कि ब्लैक टर्टल स्नेक डिवीजन ओल्डेस्ट म्यू वॉन था। म्यू वॉन कहता है कि हम यहाँ सीक्रेट तरीके से क्यों मिल रहे हैं, क्या तुम जानते नहीं हो? व्हाइट टाइगर डिवीजन काफी नुकसान उठाता है और हावरंग को हिलाकर रख देता है। वहाँ पर रेड फिनिक्स डिवीजन ओल्डेस्ट हवाईयून भी आया हुआ था। हवाईयून कहता है सियालियोंग व्हाइट टाइगर डिवीजन का अब मेंबर नहीं है। मैं समझ नहीं सकता कि तुम लोग ऐसा महसूस क्यों कर रहे हो और इतना ज्यादा खतरनाक फैसला क्यों ले रहे हो। वो सारे लोग इकट्ठा वहाँ पर हुए थे और योंग उन सभी को देख लेता है। योंग सोचता है कि ये लोग यहाँ पर सारे लोग क्या कर रहे हैं। वह जो व्हाइट टाइगर डिवीजन का शख्स होता है वो कहता है कि उसे हमारी मदद की जरूरत है, उसने हमसे ऐसे ही मदद नहीं मांगी होगी। मुझे यकीन है कि वो काफी बड़ी दिक्कत में फंस गया है और उसने कहा
था कि वो यहाँ पर एक काफी लेजेंड डीमन को भी ला रहा है, लेकिन व्हाइट टाइगर डिवीजन में सुनना काफी ज्यादा प्रॉब्लम भरा है। जहाँ जो होता है वो योंग के पीछे आकर योंग से कहता है, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? तुम हावरंग के बारे में कुछ नहीं जानते, फिर भी तुम इन अजीब घटनाओं के बारे में तहकीकात करने पर तुले हुए हो। अगर तुम कुछ बोलोगे तो सब यहीं पर खत्म हो जाएगा। क्या तुम समझ रहे हो? तो ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तभी एक शख्स कहता है, सियोल योंग तुम यहाँ पर, लेकिन जा कहता है, क्या सब लोग मुझे अब अनदेखा करेंगे? और जा से ही सारे लोग झा को देखते हैं। सारे लोगों ने अपना सिर झुका लिया था, क्योंकि झा कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं था, बल्कि एक ग्रेट हाई इमोर्टल था, जिसे देखकर योंग भी हैरान रह जाता है। योंग कहता है, क्या हाई इमोर्टल हारंग का एक जाना माना कैप्टन? झा कहता है, ओ तो तुम लोगों ने मुझे पहचान लिया। और योंग हमें बताता है कि 8 साल पहले एक डीमन था जो सभी बुराइयों से भी बुरा था, जिसे ग्रलाट प्रॉब्लम से भी जाना जाता है। एक डीमन जो काफी पावरफुल था और अजीबोगरीब घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कई ज्यादा लोग मारे गए जिनकी गिनती नहीं की जा सकती थी, और ये अर्थ जीता जागता नर्क बन चुका था। तभी झा जो कैप्टन था वो अचानक से सामने आ गए और एक चमकीले तारे की तरह, और उसे जहा को एक चमकीला स्टार भी कहा जाता है। और सारे लोगों ने कहा कि वो एक सिल्ला है, क्योंकि जहा ने ही उस डीमन और उन सारे डीमंस को मारा था, और जहा उन सब की उम्मीदों पर खरा उतर गया था। उसने एक काफी ज्यादा नामुमकिन वॉर को भी मुमकिन कर दिया था। उस अकेले शख्स ने हर कोई चाहता था कि हारंग ऐसा ही चलता रहे, वो भी खुशियों से। ये नेशन ना ही तो वो नेशन के लिए काम करता था और ना ही गवर्नमेंट के लिए। हालांकि वो अचानक से कहीं पर चला गया और फिर दोबारा किसी ने उसे कभी नहीं देखा, और 8 साल बाद झा फिर से दिखाई दिया गया है। वो अचानक से पैर हो जाता है और अचानक से कहीं गायब हो जाता है। हाई इमॉर्टल जहा योंग सोच में डूबा हुआ था, इसीलिए उसने गोल्डन डिवीजन के बारे में उसे पता नहीं था, क्योंकि गोल्डन डिवीजन को 8 साल पहले कोई गोल्डन डिवीजन नाम का कोई डिवीजन ही नहीं था। क्योंकि गोल्डन डिवीजन को जो सन डिवीजन भी कहा जाता है, सन मतलब ये सूर्य है ना, ये सूर्य डिवीजन कहा जाता था। एक ग्रेट प्रॉब्लम के कारण चंद्रमा और सूर्य के 2 डिवीजन बने थे, और वो थोड़े पीछे रह रहे थे, क्योंकि उनका नाम थोड़ा हेवन से मिलता जुलता नहीं था। और उस टाइम दुनिया में अलग अलग जो प्रॉब्लम थी वो आ रही थी। योंग को याद आता है जब योंग पर जहा ने वो सॉर्ड रखी हुई थी। जहा कहता है, तो तुम हो गोस्ट डीमन किंग? हाँ, इसलिए हारंग में मौजूद होने के बाद भी मुझे इसके बारे में पता नहीं था। और टेम्पल में उसने मोनांग जोंगवान से वो झरने का पानी इतनी आसानी से ले लिया। मैं इन सभी बातों को याद कर मुझे अब ये साफ नजर आ रहा है यकीनन कि वो एक हाई इमोर्टल और वो एक काफी पागल इंसान है। वो अपनी डिमोनाइज एनर्जी को इस तरह से छुपाता है कि कोई उस पर शक भी नहीं कर सकता, और ये बताता है कि वो डिमोनाइज रास्ते पर पहले ही चला गया है। एक व्हाइट टाइगर डिवीजन का शख्स कहता है कि 8 साल बीत जाने के बावजूद आप काफी ज्यादा बदल गए हैं। दूसरा शख्स कहता है, आप बिल्कुल वैसा ही दिखते हैं जैसा कि मुझे याद है। फेनिक्स डिवीजन का शख्स कहता है, हर कोई हैरान हो जाएगा जब वो ये सुनेगा कि आप वापस आ गए हैं। अगर आप पहले ही आ जाते तो अच्छा रहता, और अगर आप आने वाले थे तो हमें एक बार बता तो देते। योंग जो होता है वो कहता है, मुझे भी नहीं पता था कि हम यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन शायद मैंने तुम लोगों को बताया था। और योंग ने जो लेटर भेजा था उस लेटर में यह भी लिखा था कि मैं अपने साथ एक डीमन को ला रहा हूँ, एक लेजेंड डीमन को। सारे लोग सुनकर हैरान रह जाते हैं कि योंग ने झा को एक डीमन कहा था, क्योंकि डीमन को छोड़ते हुए जो राजधानी थी उसमें काफी ज्यादा डीमंस आ रहे थे, इसलिए ये लोग भी इकट्ठा हो गए थे। सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। सारे लोग योंग की तरफ देखने लगते हैं कि सियोल योंग का मैसेज हमें मिला था जिसमें लिखा था कि डीमन आ रहा है, और आखिरकार उसने एक हाई इमॉर्टल को एक डीमन का नाम क्यों दे दिया। मैंने सुना है कि उन दोनों के बीच लड़ाई हुई है जिसमें सियोल योंग हार गया है। उन दोनों के बीच क्या कुछ हुआ था? सियोल योंग, क्या तुम हम लोगों को कुछ बताना? और जो सारे लोग जो सारे डिवीजन के मेंबर जो थे वो जहा से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, सिवाय टाइगर डिवीजन के, क्योंकि योंग ने एक मैसेज भेजा था अपने टाइगर डिवीजन को कि मैं अपने साथ एक डीमन को लेकर आ रहा हूँ। और इन तीनों टाइगर डिवीजन के मेंबर ने सभी डिवीजन को भी बता दिया था ताकि वो मदद के लिए आ सकें। और अब ये लोग एक लेजेंड इमॉर्टल पैथ वाले बंदे को इन लोगों ने डीमन जो है वो कह दिया है। तो अब ये लोगों को थोड़ा बहुत जो है पछतावा हो रहा है,
और ये जो तीनों होते हैं ना, वो लोग अब सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि योंग को पता नहीं है कि जिस आदमी को वो अपने साथ लाया है वो एक हाई इमॉर्टल है। और योंग को तो ये पता होना चाहिए क्योंकि उसने बहुत पहले टाइगर डिवीजन को ज्वाइन कर लिया था। उससे इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है। और जो झा था वो बताता है कि जब मैंने अपनी राजधानी को छोड़ दिया था तो तुम सारे लोग जैसे थे हम वैसे ही आज मिल रहे हैं। सीओ गिम ने अपने बाएं हाथ पर एक बैंड बांधा हुआ था क्योंकि वो फाइट में उसे थोड़ी चोट लग गई थी। और बेक यून की जो आंखें थी वो बंद थी क्योंकि वो फाइट के मारे थक चुका था। और मियंग वॉन की जो बॉडी थी वो खड़े होने के लायक तक नहीं थी। और ऐसे ही सारे लोगों का जो हाल था वो था। और सारे लोगों को मैं जैसा छोड़ कर गया था वो वैसा ही है, लेकिन हर कोई अपने दम पर तब खड़ा हुआ था। और हारंग के सम्मान को तुम लोगों ने कभी भी गंदा नहीं होने दिया। मैंने तुम लोगों पर भरोसा कर मैं यहाँ से चला गया था, लेकिन तुम लोग मेरे बिना एक 13 साल के बच्चे के खिलाफ लड़ने में नाकाम रहे। तब उस 13 साल के बच्चे ने तुम सभी को डिफीट कर दिया। और वो 13 साल वाला बच्चा और कोई नहीं बल्कि सियोल योंग है। वो अपनी बात को कंटिन्यू करता है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला तो बच्चा वो था जो हारंग का वो हिस्सा बन गया और उसने तभी एक कसम खा ली थी। सारे जो फिनिक्स गिल्ड वगैरह के जो सारे मेंबर थे वो योंग की ओर देख रहे थे। और जा अपनी बात को पूरी करता है और कहता है सियाल योंग ने कहा कि वो सभी घटनाओं को अकेला ही हल करेगा और वो खुद को साबित करेगा कि वो कोई इविल नहीं है बल्कि वो एक अच्छा शख्स है। लेकिन जो मुझे लगता है कि जिनरिम को इसका दोस्त मैं नहीं दूंगा। तो इसके बारे में क्या तुम लोग नहीं सोचते हो कि सियाल योंग इन सबको सॉल्व अकेला करने वाला था? तुम लोगों को भी तो इसमें मदद करनी चाहिए थी। और मुझे नहीं पता कि उसने मुझसे झूठ बोला या फिर सच। जो योंग होता है वो अपने मन में सोच रहा था कि ये आदमी किस तरह की बात कर रहा है। ये अच्छे खासे माहौल को मारने पर तुला हुआ है। यहाँ के जो भी लोग हैं वो मुझे गलत समझ बैठेंगे। और ये कोशिश क्या कर रहा है, ये करना क्या चाहता है? जहाँ जो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब मेरे पास और कोई जो चॉइस है वो नहीं बचता है। तो मैं तुम सभी लोगों को योंग को मैं एक सुपीरियर बनाता हूँ और मैं यहाँ से चला जाऊंगा और एक आराम भरी जिंदगी को मैं जीना चाहता हूँ। मेरी जिम्मेदारियां हावरंग से बड़ी हैं, तो मुझे लगता है कि योंग इसकी देखभाल कर लेगा। सारे लोग झा की जो बात है उसे टाल नहीं सकते थे। सारे लोग कहते हैं कि आप काफी अमेजिंग हैं हाई इमॉर्टल। लेकिन एक जो टर्टल गिल्ड का मतलब कि टर्टल डिवीजन का जो शख्स होता है वो कहता है आप हारंग में आए तो हमें काफी ज्यादा खुशी हुई। फिनिक्स गिल्ड का जो मेंबर होता है वो कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि आपने जो कुछ भी किया वो सच में काफी ज्यादा अच्छा है। योंग जो होता है जाकी और काफी अच्छे से देख रहा था। और योंग अपने टाइगर डिवीजन वाले मेंबर से कहता है कि तुम इसे ले जाओ इस होली वाटर को और जाकर इसे शुद्ध करो। उसने सोंग के हाथ में वो पानी दे दिया था। सोंग कहता है इसके लिए शुक्रिया योंग। और आखिरकार जोंग मोनांग कैसे मान गए? योंग मनी मन में कहता है ये मत पूछो दोस्त, मैं एक खतरनाक आदमी से मिला था और उसी ने मुझे ये दिया था और कौन जानता था कि वो एक हाई इमॉर्टल है। सोंग कहता है वो काफी छोटा है लेकिन बहुत कुछ कर सकता है। उन दिनों उस पर भरोसा करना काफी मुश्किल था लेकिन कौन जानता था कि वो आज इस तरह से हमारी मदद करेगा। अब हम उस पर अच्छी तरह से भरोसा करने लगे हैं। और जो होता है वो कहता है ठीक है मैंने तुम लोगों को भी माफ किया। और जो तीनों टाइगर डिवीजन के मेंबर थे वो कहते हैं कि हमारा जो बच्चा है अब वो बड़ा हो चुका है, ये काफी अच्छी बात है। जा भी कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया? ऐसा महसूस होता है कि तुम मुझे चाकू मारना चाहते हो। तुम भी वो आदमी नहीं हो जो ऐसा करना चाहता है। मैं एक ग्रेट आदमी हूँ जो ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। तुमने तो देख ही लिया होगा कि मैंने इन सबको कैसे मैनिपुलेट किया। तुम कुछ कह नहीं रहे हो? क्या तुम भी मुझ पर भरोसा नहीं करते कि मैं एक हाई इमॉर्टल हूँ? योंग का जवाब साफ था। योंग कहता है नहीं, मुझे तुम पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। और कौन जानता है कि तुम कब क्या कर बैठो। मैंने सुना कि तुमने अपने दम पर उन सारी प्रॉब्लम्स से तुम अकेले निपटे। मैं मानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा दुश्मन कितना ज्यादा ताकतवर है या फिर वो कितना ज्यादा धर्मी है। मुझे यकीन है कि जिस दिन हमारी दोबारा फाइट होगी उस दिन मैं ही जीतूंगा। मुझे परवाह नहीं है कि उस दिन क्या होगा। अगर मैंने तुम्हें परेशान किया है तो तुम मुझे बेझिझक मार सकते हो। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। झावी कहता है कि योंग तुमने बिल्कुल सही कहा। एक महान प्रॉब्लम के खिलाफ लड़ाई के दौरान मॉन्स्टरों के तरीके अपने दिल से जुड़े होते हैं। और अंत में मैंने डीमनाइज के रास्ते पर चलना शुरू किया क्योंकि मैं डीमनाइज मार्शल आर्ट और डीमनाइज पावर का भूखा हूँ। मुझे वो सब पावर चाहिए
जो इस दुनिया में है अभी। योंग को जा की जो आंखें थी वो काफी बदली बदली नजर आती हैं। योंग अपने मनी मन में कहता है कि वो गोश्तों की तरह दिख रहा है, वो मुझे मारना चाहता है। उसकी आंखों में मुझे अपनी ओर जलस फील होती है। और जा जो होता है वो योंग की पावर को अवेकन करता है और उसे छीनने की कोशिश करता है, लेकिन योंग कहता है तुम इसे नहीं ले सकते, ये मेरी पावर है। जा कहता है स्पिरिचुअल पावर तुम्हारे पास है लेकिन तुम इसे यूज करना नहीं जानते। जा योंग की शॉट को पकड़ता है और कहता है क्या होगा अगर मैं तुम्हें यही खत्म कर दूं और तुम्हारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लूं, तो क्यों ना तुम मेरे वेसल बन जाओ। योंग का जवाब होता है कि अगर तुम मुझे मार देते तो तुम एक पावरफुल कर्स बन जाओगे और तुम्हें अपना बदला भी मिल जाएगा। तुमने अपनी सारी नाराजगी मुझ में डाली, स्पिरिचुअल एनर्जी और वो दर्द दोनों तुम अब्सॉर्ब कर सको। एक ऐसा दर्द तुमने महसूस किया जिससे इंसान भी मर सकता है और धीरे धीरे कर कर तुम उसे मुझ में डालोगे। ये मैं कभी नहीं होने दे सकता। जहाँ जो होता है योंग से कहता है इसलिए मैं तुमको कभी नहीं मारूंगा। वो वहां से जाते हुए कहता है अगर तुम कोशिश भी करते हो इन अजीब घटनाओं को अपने दम पर हल करने की, तो एक बात याद जरूर रखना कि अगर तुम इस मामले में पड़ते हो तो तुम जल्द ही मारे जाओगे। और ये कोई वार्निंग नहीं है, ये तुम्हारे लिए काफी इम्पोर्टेंट बात है। हम किंग जिपैंग की योंग नॉनचेरोम जर्नल का सीन देखते हैं जहाँ पर योंग आया हुआ था। योंग कहता है मैं एक रिक्वेस्ट को लेकर आया हूँ और काफी ज्यादा अंधेरे में एक शख्स बैठा हुआ था जो कहता है क्या तुम स्टाइफाइन जेड को लेकर यहाँ पर आए हो। उस शख्स के काफी बड़े बड़े नाखून थे। अगर अंदाजा सही है तो ये कोई डीमन है या फिर काफी ओल्ड आदमी। और वो शख्स कहता है क्या तुम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। योंग कहता है कि हाँ, लेकिन वो अभी मेरे पास नहीं है, वो एक एक्सीडेंट में पूरी तरह से टूट गया। और ये नाम उस लकड़ी का था। उस लकड़ी ने जाके पावर को पूरी तरह से रिवील कर दिया था। और वो शख्स जो था उस लकड़ी के टुकड़े के बारे में बताता है कि लगभग 10 साल पहले ताओवादी का एक टुकड़ा था जो बुराई के खिलाफ नफरत करता था और डिमोनाइज पावर का यूज कर उन पर हमला करता था। इससे इसका कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन ये हेवन की एनर्जी से रिलेटेड है। योंग उस शख्स से पूछता है कि तुम्हें लगता है कि सिर्फ इन सुरागों के साथ मैं उसे ट्रैक कर सकता हूँ और उसे जान सकता हूँ। और वो शख्स अपने हाथ में कुछ रखता है और कहता है क्या ये तुम्हें दिखाई दे रहा है। योंग उसे एक बार छूता है और वो लकड़ी का टुकड़ा उसमें दिखाई दिया जाता है। और वो शख्स कहता है ये एक लकड़ी का टुकड़ा है जो कि आम लकड़ी की तरह दिखता है। तुमने सही रिक्वेस्ट की है और मैं इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। और हम झांकी अंदर चलते हैं तो हमें वही काफी डेंजरस डिमोनाइज एनर्जी दिखाई दी जाती है। तभी उससे कोई कहता है कि हाँ ये मॉर्टल। और हम देखते हैं कि वो जिनरिम के साथ आकर बैठा हुआ था। जिनरिम जहाँ से कहता है तुम पहले ही सब कुछ कर चुके हो तो यहाँ पर तुम आ गए, ये काफी खुशी की बात है। और कोई तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तुम क्यों चले गए और अब तुम क्यों आए हो, ये तुमसे पूछने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। इसके बावजूद तुमने हावरंग की मदद की और अपना कदम आगे बढ़ाया, मैं इसके लिए काफी खुश हूँ। शायद मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। जावी कहता है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। दुनिया में इतना हंगामा हो रहा हो तो मैं एक आराम भरी जिंदगी कैसे जी सकता था। लेकिन जो योंग होता है वो उसे काफी कोल्ड भरी नजरों से देख रहा था। उसने अपने टाइगर को भी सम्मान कर लिया था। और योंग झा की बातों को याद करता है जब झा ने कहा था अगर तुम इन घटनाओं को लेकर इन्वेस्टिगेशन करते हो वो भी अपने दम पर तो तुम जल्द ही मारे जाओगे। योंग अब मनी मन में सोचता है कि मैं कल रात सो भी नहीं सका, ये पता लगाने की मैं कोशिश कर रहा था कि मैं मरूंगा तो क्यों। और मैं ये सब कुछ कैप्टन के सामने नहीं कह सकता, मैं उन्हें बता नहीं सकता कि इसमें ये जो मैटर बना है वो किससे रिलेटेड है। जिनरिम कहता है तुमने काफी ज्यादा अच्छा किया सियोल योंग, जिस घटना के पीछे तुम गए थे वो काफी सीरियस थी, लेकिन इस दौरान तुम हाई इमॉर्टल से मिले और तुम्हें हाई इमॉर्टल की मदद मिली। इसका मतलब ये हुआ कि तुम काफी दिन ब दिन काफी अच्छे होते जा रहे हो। योंग भी कहता है कि हाँ कैप्टन। जिनरिम कहता है मैं चाहता हूँ कि कुछ बुरा ना हो, साबित तो यही होगा कि ओवरसीयर गलत है, लेकिन इन चीजों को इतनी जल्दी जुटलाया नहीं जा सकता। हाई इमॉर्टल आप क्या चाहते हैं? पिछले 8 सालों से हाई ओवरसीयर की भविष्यवाणी गलत नहीं हुई है। झावी कहता है मैं यही था और काफी फेमस हूँ और पावरफुल हूँ। जिनरिम कहता है मैजिस्ट्री उस पर दिन ब दिन निर्भर होते जा रहे हैं। जिनरिम कहता है तुम बिल्कुल नहीं बदले। 8 साल पहले एक दशक बीत गया है लेकिन तुम पहले की तरह ही दिखते हो और वैसा ही बर्ताव करते हो। योंग जो था मनी मन में सोच रहा था कि कैप्टन
को वो किस तरह से तंग कर रहा है। जिनरिम जा से कहता है, हाय इमॉर्टल, मैंने सुना है कि आपको अभी तक हेवन में जाना मंजूर नहीं हुआ, तो आप अपने परिवार को जल्द ही खो देंगे। और हमें बताया जाता है कि जा के नेशन में तीसरे बच्चे के साथ वो अभी प्रेगनेंसी में है। और बड़ी दुख की बात है, जिनरिम इस तरह से कहता है कि मैं माफी मांगता हूँ कि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जायान की जो सिस्टर है वो, और जा मनी मन में सोचता है कि मैंने सुना है कि वो विधवा हो गई थी और उसने कई साल पहले सिविल के एक सर्वेंट के साथ उसने फिर से शादी कर ली। और यंग जो था वो सोच रहा था ऐसा है तो ये दोनों काफी करीब थे, लेकिन अब इनकी आत्मा जो है वो नहीं मिलती। जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अब सब कुछ खत्म अभी नहीं हुआ। और जो जा होता है वो कहता है मैं देख लूंगा ये सब कुछ तो, लेकिन जो यंग होता है वो उसके चेहरे को देखने पर तुला हुआ था। यंग कहता है उसके चेहरे को देखकर और उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले हैं। और हम हेवनली टेरिटरी का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक शख्स जाके शॉट को लेकर आता है और कहता है कि मुझे लगा कि तुम रुक गए, तो मैंने इस शॉट को तुम्हारे लिए तैयार कर दिया। और जो यंग था एक पेड़ के पीछे से छिपकर ये सब कुछ देख रहा था। यंग सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है और वो हेवन के खजाने में क्या करने गया है। 8 साल पहले जब वो यहाँ से गया था तो वो अकेला ही गया था। उसने अपनी शॉट को भी छोड़ दिया था और जाकी शॉट का नाम नरवाना था। और अब वो वापस आया है नरवाना को वापस लेने के लिए। लेकिन क्या वो सचमुच उस शॉट को भी खोलेगा? और जिस शख्स ने उसे शॉट दी थी हेवन खजाने से, वो शख्स जा से कहता है ये काफी फेमस शॉट है और तुम इसके पुराने मालिक हो, क्या तुम इसे एक नजर के लिए खोलकर नहीं देखोगे? जा मना कर देता है और वो शख्स कहता है कि 8 साल हो गए हैं तो मैं एक बार चेक तो कर लेना चाहिए, लेकिन जा फिर से उसे मना कर देता है। यंग सोच रहा था ये काफी अलग है और वो काफी पावरफुल शॉट है जिसने अनगिनत मॉन्स्टर योमा को एक ही बार में मौत के घाट उतार दिया है। यही रीजन है कि सारे लोग उसे पाना चाहते हैं ताकि वो शॉट एक्सपोज हो जाए और लोग उसके पीछे पड़ जाएं। लेकिन इस शॉट का इस्तेमाल हर कोई नहीं कर सकता है। इस शॉट का इस्तेमाल वही कर सकता है जिससे उसकी आत्मा जुड़ी हो, जो डिमोनाइज रास्ते पर चल पड़ा हो। जिस वक्त उसे वो खोलेगा उसके ऑरा सामने आ जाएगा। कहने का मतलब है कि जो भी जहाँ की रियल पावर है, जो डिमोनाइज उसकी पावर है, वो सबके सामने आ जाएगी अगर वो उसे अभी खोलता है। और हम देखते हैं कि वहां पर कोई आ जाता है जो कहता है कि हाय इमॉर्टल, और हम देखते हैं ग्रांड ओवरसियर वहां पर आ जाती है। ये जो लेडी है यही है जो 8 से 20 साल तक भविष्यवाणी जो है वो हारंग के भीतर करती आ रही है और इसकी भविष्यवाणी 8 सालों से कभी गलत साबित नहीं हुई है। ओवरसियर वहां आकर कहती है कि 8 साल हो गए तुमसे मिले, मुझे तुमसे काफी सवाल पूछने हैं, लेकिन मैं तुमसे हमेशा की तरह कुछ मांगना चाहती हूँ। ओवरसियर के लोगों ने जा को घेर लिया था और ओवरसियर कहती है क्या तुम नरवाना को खोलने की कोशिश कर सकते हो? शायद ओवरसियर को जा के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा और योंग भी यही चाहता था, लेकिन एक तरह से वो नहीं चाहता था कि जा की पावर सबके सामने आए। योंग मनी मन में सोचता है क्या वो ऐसा कर पाएगा या फिर नहीं। अगर ये हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और हम द ग्रांड ओवरसियर के बारे में जानते हैं। ये ओवरसियर स्काई से पढ़ते लिखते हैं और ये नेशन की महान घटनाओं की भविष्यवाणी करते हैं। सच कहूँ तो 60 साल इसकी उम्र होने के बावजूद ये काफी बूढ़ी नहीं लगती, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये एक स्काई की एक दूत है। और जो अभी करंट में जो हावरंग का जो राजा है उसका जो सिंहासन है उसे दिलवाने में इस ओवरसियर ने काफी बड़ा इसका हाथ था और राजा का वारिस जो है उसे बाहर फेंक दिया गया था। लेकिन लोगों का कहना कुछ ऐसा है कि सिंहासन को पाने में पूर्वजों का आशीर्वाद और इस ओवरसियर का भी काफी बड़ा हाथ था। लेकिन उसके बाद जैसे ही जो करंट वाला राजा है ना वो राजगद्दी पर बैठा था, ये ओवरसियर काफी ज्यादा फेमस हो गई और वो सत्ता में आ गई और वो दिन ब दिन काफी ज्यादा पावरफुल होती गई। ओवरसियर जहाँ से पूछती है तुमने काफी मुश्किलें झेली हैं, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगी और तुमसे सीधे सवाल करूंगी। इस स्वॉर्ड को म्यान से निकालो और इसमें स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ हेवन खजाने को शुद्ध करो। जा इसके बातों को सुनकर कहता है मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो क्यों करूं? और जो ओवरसियर होती है अपनी एक लेडी से कहती है कि अगर तुम यहाँ निर्वाणा को नहीं खोलोगे तो मैं इसकी रिपोर्ट सीधे जाकर किंग से करूंगी और किंग से अगर किंग कहेगा तो तुम्हें जबरदस्ती ही ये खोलना होगा। और जो वो जिस लेडी से वो ये कह रही थी वो कहती है कि ठीक है। और योंग पेड़ के पीछे छिपे छिपे ये सब बातें सुन रहा था। योंग कहता है क्या वो सचमुच इसे चाहती है? ये कुछ ऐसा है जो कैप्टन भी कभी नहीं झा से करवा सकते। और झा कहता है इन
हल्के फुल्के मामलों में किंग को परेशान क्यों करती हो? मैं वही करूंगा जो तुम करवाना चाहती हो। और जो झा होता है अपनी स्वॉर्ड को म्यान से निकालने वाला ही था, और योंग जो होता है वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता था। योंग अपने मन ही मन में सोच रहा था अगर वो स्वॉर्ड को म्यान से निकालता है तो उसकी डिवाइनाइज एनर्जी अपैर हो जाएगी और ये काफी अच्छा मौका होगा। लेकिन ओवरसीयर को हरांग में उसे तो अपना बिजनेस चलाना है, इसलिए मैं ये नहीं होने दे सकता। तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचता है, अब बहुत हो गया। और योंग भी हमले के लिए तैयार था। और जैसे ही झा जो होता है अपने स्वॉर्ड को निकालता है, एक काफी बड़ी लाइटनिंग रिलीज होती है जो आम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे, लेकिन ओवरसीयर से देखकर हैरान रह चुकी थी। योंग जो था वो सोच रहा था कि यहाँ पर क्या हुआ तो क्या है, ये है निर्वाणा की असली ताकत। ये स्वॉर्ड जो है वो इसका मालिक भी कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। और झा जो होता है वो ओवरसीयर से कहता है कि अब तुम्हें समझ आया तो अब मुझे परेशान मत करो। ओवरसीयर कहती है ठीक है मैं गलत थी, लेकिन भूलना मत कि मेरी नजरें तुम पर ही रहेंगी। तुम ही वो इंसान हो जिसे कोई भी नहीं डरा सकता। लेकिन अपना ध्यान रखना, बाहर जाते टाइम अजीब घटनाएं होती रहेंगी और अजीब कारणों से लोग मारे जाते रहेंगे। स्काई के संदेशों को अनदेखा मत करना झा, मैं वापस जरूर आऊंगी और वापस आकर तुम्हें जरूर एक्सपोज करूंगी। झा कहता है बाहरी लोगों के साथ बिजनेस करो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और हम साउथ टाउन का सीन देखते हैं जहाँ पर योंग जो था झा के पीछे पीछे चल रहा था। योंग इस सोच में डूबा हुआ था कि झा मार्केट साइड क्यों आया है और यहाँ पर वो क्या कर रहा है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर जो सारे डिवीजन के मेंबर हैं वो वहाँ पर मौजूद है। योंग जो होता है वो एक मूर्ति से टकरा जाता है, उसका ध्यान झा से भटक जाता है और झा योंग के पीछे आ जाता है। और योंग झा जो होता है योंग से कहता है यो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और जो योंग होता है वो झा पर लगभग हमला करने वाला ही था, तभी झा अपनी स्वॉर्ड को निकालने वाला ही था। और लोग जो होते हैं वो कहते हैं क्या ये दोनों आपस में मारपीट कर रहे हैं, लेकिन योंग ने अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर अपनी गर्दन पर रख लिया था। योंग कहता है तो मुझे बताओ कि तुम गियरिंग में मेरे पीछे क्यों आए और वो इम्पोर्टेंट बात क्या थी जिससे तुम मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे, तुम मुझे वैसल बनाना चाहते थे, मुझे जानना है, मुझे जल्दी से बताओ। और सारे लोग इसे देखकर हैरान रह चुके थे कि वो आपस में लड़ रहे हैं, कोई उन्हें रोको। योंग झा से कहता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं अपनी जान खुद ब खुद ले लूंगा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। और झा इसे देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं था क्योंकि वो योंग को काफी अच्छी तरह से जान चुका है। सारे लोग जो थे वो इसे देखकर हैरान रह चुके थे। झा जो होता है सभी लोगों से कहता है मैं नहीं जानता कि ये आदमी कौन है। वहाँ खड़े लोग जो थे वो झा से कह रहे थे कि क्या तुम उसे रोकोगे नहीं, वो खुद को जान से मार लेगा। झा योंग के पास आता है और कहता है देखो योंग ये मुझे दे दो। योंग कहता है मैं सचमुच आज यहाँ पर मर जाऊंगा अगर आज तुम मुझे वो बात नहीं बताओगे। झा सभी से चिल्लाते हुए कहता है कि ठीक है तुम्हारी मांगे मैं पूरी कर दूंगा, तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो, मैं तुम्हें बता दूंगा। और वैसे भी अगर तुम मर भी जाते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। योंग कहता है अगर तुम्हारा मतलब ये है तो मैं जानना चाहूंगा कि तुम इसमें नाकाम हो जाओ तो जल्दी से मुझे बता दो। और जो झा होता है योंग की स्वॉर्ड को छीन लेता है और झा योंग से कहता है कि देखो तो हमें कुछ इस तरह से करना चाहिए, सबसे पहले हमें यहाँ से निकलने की जरूरत है। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जो माहौल वहाँ पर बना था वो भी ठंडा पड़ जाता है। झा जो होता है योंग से कहता है देखो अगर बात निर्वाणा की है कि नाराजगी की है तो हम उससे छुटकारा जरूर पा सकते हैं। योंग कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, मैं समझा नहीं। झा कहता है मार्केट के चारों ओर देखो तुम्हें कर्सेस नजर आएंगे। तभी झा के पास एक बच्ची आती है जो कि कुछ बेच रही थी और झा उस बच्ची से कहता है क्या मुझे सचमुच इसे लेना चाहिए। वो बच्ची कहती है हाँ यह वुड की ये एक देवदार की लकड़ी है, आप इसे ले लीजिए। झा कहता है ठीक है तो फिर मैं इन सब लकड़ियों को खरीदना चाहूंगा। और योंग की नजर नरवाना की सील पर पड़ती है और योंग जो था हमें बताता है कि ये यांग की सील हावरंग को बताती है। ये कुछ ऐसा है जो भ्रष्टाचार की दुनिया को बताता है, लेकिन कोई भी हो चाहे वो हाई इमॉर्टल भी हो वो इस सील के बारे में बताने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। यिन यांग की सील को वापस पाना ये कतई मुश्किल है, अगर मुझ जैसा आदमी उसे कोई बताता है तो कोई उस पर भरोसा भी नहीं करेगा। यिन यांग को वो उस बच्ची की सारी जो चीजें थी वो जाने खरीद ली थी और योंग को
पकड़ा दी थी। जा कहता है ये एक फाइटर बट्स है, ये काफी अच्छा है, ये कोई बुरा डुओ तो बिल्कुल भी नहीं है। योंग अपने मन ही मन में कहता है इसे 8 साल हो गए हैं लेकिन इसमें कुछ नहीं बदला। हावरंग में जैसी चीजें थी ठीक उसी तरह है, लेकिन ये इन चीजों को क्यों खरीद रहा है। जा कहता है कि जो पक्षी होते हैं वो ह्यूमंस के दोस्त होते हैं, जिन्हें जो आत्माएं होती हैं वो गाइड्स करती हैं, और ये मुझे काफी कुछ याद दिलाता है। तुम तो इनको मुक्ति देते हो और सोल तुम्हारी मदद करती है। योंग कहता है क्या ऐसा कुछ मून से भी रिलेटेड है, क्या तुम मुझे बताओगे। झा कहता है तुमने बिल्कुल सही सोचा। योंग सोचता है कि अगर ये मुझे थका कर मार देना चाहता है तो ये बिल्कुल गलत है। झा कहता है मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे ओवरसीयर सामने आ जाए, तो पहले मुझे बताओ कि तुम उस पेड़ के पीछे छिप कर क्या करने चाहते थे। और योंग से बताता है कि मैं ये करना चाहता था। झा इसे देख कर कहता है ये तो वही है ना, यही कारण है कि निर्वाणा को मुझसे तुम पहले दूर ले जाते। योंग जो होता है वो कहता है कि बिल्कुल सही, ये एक तरह से एक लाइट है। मैंने सोचा कि जैसा ही तुम स्वॉर्ड को खोलोगे मैं और सियर को धोखा दे दूंगा इस लाइट के कारण, जिससे वो कुछ भी नहीं देख पाएगी। जा कहता है लेकिन क्यों, तुम मेरे सीक्रेट को सबके सामने से आना क्यों रोकना चाहते थे। योंग कहता है हावरंग के भीतर काफी प्रॉब्लम्स हैं और उन्हें हावरंग के भीतर ही सॉल्व होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि ये किसी और के सामने आए। जहाँ जो होता है वो योंग से कहता है तुम काफी फनी हो। योंग कहता है तो फिर अब ग्रेट ओवरसीयर के बारे में क्या। योंग फिर से कहता है कि मैं ये नहीं जान सकता कि तुम डिमोनाइज रास्ते पर क्यों गए और तुमने उस वक्त अपनी स्वॉर्ड क्यों खोल दी। जो जा होता है वो कहता है कि शायद उसने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी होगी कि शायद मेरी डिमोनाइज पावर सबके सामने आ जाए, और वो वैसे भी मुझे पसंद नहीं करती। वो हर उस शख्स से नफरत करती है जिसके पास स्किल है, जिसके पास खूबसूरत चेहरा है और जिसके पास कुछ नहीं है। वो उस हर एक चीज से नफरत करती है। उसे प्यार है तो सिर्फ पावर से। और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि सभा टाइप वहां पर लगी हुई थी और वो सभी लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि टावर के चारों ओर जल्दी से खूबसूरत चेहरे वाले और अपने मन में इच्छा रखने वाले, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या है। और जो लोग वहां पर जाएंगे वो अपना हाथ फैला लेंगे। योंग और जा वहां पर रुक जाते हैं और जा जो होता है वो कहता है सुनो योंग, टावर की कहानी एक ये डरावनी कहानी है जो समय के साथ काफी इम्पोर्टेंट होती जाती है। योंग कहता है क्या ये कोई घोस्ट है। झा कहता है कि नहीं योंग, तुम बिल्कुल गलत हो। योंग कहता है तो ये कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बारे में लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो, या फिर ये कोई नॉर्मल ज्ञान की तरह है, लेकिन इसका कारण क्या है, क्या कोई इसे फॉलो वगैरह करता है। झा कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर योंग उससे पूछता है कि तो फिर ये है क्या। झा कहता है सबसे पहले मुझे चाय चाहिए। वो दोनों एक चाय की जो टपरी होती है ना वहाँ आकर बैठ जाते हैं। झा योंग से कहता है ये जगह बिल्कुल नहीं बदला है तो सिर्फ यहाँ के लोग। योंग जो था वो अपने मन ही मन में कह रहा था कि ये पूरे दिन से एनर्जी को चूस रहा है और अब ये खुद घोस्टों की तरह बातें कर रहा है। जो जा होता है वो कहता है कि मुझे बताओ कि तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो। योंग जा से कहता है ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, उस डरावनी कहानी का इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है आखिरकार। जा कहता है तो ठीक है, तो इसके बारे में जरा सोचो सियाल। योंग लेजेंड्स के चेहरे कहने का मतलब है कि जरा इसके बारे में सोचो योंग, उन गाँव वालों के चेहरे तुम्हें किस तरह से दिख रहे थे। योंग जो होता है वो कहता है कि वो काफी फोकस थे और काफी एक्साइटेड लग रहे थे। योंग जो झा होता है वो कहता है कि हेवन की गैलरी में तुम जिस भी घटना की देखभाल करते हो वो एक डरावनी कहानी बन जाती है, और इस घटना का संबंध जो है वो तुम्हारी असल जिंदगी से बन जाता है। डरावनी कहानी लोगों की अलग अलग रिएक्शन से पैदा होते हैं। जिस तरह से वो जितने ज्यादा डरेंगे ये उतना ज्यादा उनकी जिंदगी पर असर पड़ता है। योंग कहता है ओह तो ये एक सच्चाई है। जो झा होता है वो कहता है तुमने बिल्कुल सही समझा, एक डरावनी कहानी वो तभी मजेदार बनती है जब वो हमारे साथ रियलिटी में होती है। एक बैरियर जो टूट जाता है और उसके बाद शुरू होता है मौत का नंगा नाच। योंग जो होता है वो मनी मन कहता है डरावनी कहानी जो एक हकीकत बन जाती है। फिर योंग झा से पूछता है लेकिन ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों है, और झा जो होता है वो बताता है क्योंकि ये पिछली बार की तरह शुरू होगा जिस तरह
पिछली वार हुआ था और ये ठीक इस वार भी होगा। योंग इसे सुनकर काफी हैरान रह जाता है। योंग और झाओ होते हैं वो एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर जो झाओ होता है वो एक लकड़ी के टुकड़े को एक पानी में डुबा कर निकालता है जिस पर ड्रैगन किंग लिखा हुआ था। जा कहता है ये ड्रैगन किंग की एक लकड़ी है जिसका ड्रैगन किंग के लिए यूज किया जाता है। ये कुछ इस तरह से है, लेकिन इसे ज्यादातर फेंक दिया जाता है। लोगों का कहना है कि पहाड़ों और इस व्यू का मजा उठाना है, चाहे वो कितने ही दूर क्यों ना हो। और वो लोग वापस हारंग में आ जाते हैं और जो झाओ होता है वो कहता है कि हारंग के लिए ताओवादी जो ट्रेनिंग होते हैं ना वो करते रहते हैं और हम उन्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। और भले ही चाहे वो मॉन्स्टर हो या फिर योमा हो, जो भी परेशानी बनता है हम उन्हें अपनी जान दांव पर लगाकर उन्हें खत्म करते हैं। लेकिन ये जिसकी इन्वेस्टिगेशन तुम कर रहे हो वो इन सब से अलग है। योंग जो होता है वो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है कहने का। जा कहता है क्या तुम जानते नहीं हो उन डरावनी कहानी के बारे में जो हकीकत बन जाती है। योंग कहता है क्या इसका लेना देना ओवरसियर और ओवरसियर की भविष्यवाणी से है, लेकिन ये तुमको कैसे पता? क्या तुम्हारे पास कोई एबिलिटी है जिससे तुम फ्यूचर देख सकते हो और उसे तुम बदल सकते हो? जा कहता है तुम बेवकूफ हो योंग, ये सिर्फ एक सिद्धांत की तरह है जिसे मैं पालन कर रहा हूँ और ये मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज को बताता है। योंग कहता है लेकिन क्यों? ये हकीकत में ये कहानी दोहराने का रीजन क्या है? जा कहता है देखो सियाल योंग, मैं वो नहीं हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है और अगर तुम उन अजीब घटनाओं को खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें काफी कठिन रास्ते से गुजरना होगा। और अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम कर सकते हो तो एक बार कोशिश कर लो। और हम देखते हैं कि जो झा होता है वो अप्सरा के घर पर आ जाता है और योंग को कैप्टन रिम की बात याद आती है जब कैप्टन रिम ने कहा था कि हाँ ये मॉर्टल, मैंने सुना है कि आपको अभी तक हेवन का घर नहीं मिला है। और योंग कहता है वो किस तरह का घर है जिसको और इसको उस घर की किस लिए तलाश है। जा कहता है योंग अब क्या तुम मुझे अंदर भी फॉलो करोगे? योंग कहता है नहीं। और जो जा था वो घर के अंदर चला जाता है। वहाँ पर कोई जा का वेलकम करता है, लेकिन योंग जो होता है वो कुछ सोच रहा था। जा वहां से बाहर भी आ जाता है और कहता है तो सियोल योंग अब तुम क्या करोगे? तुमने कहा कि तुम एक घोस्ट डीमन किंग हो, तो अब भी तुम क्या उसी तरह महसूस करते हो जिस तरह पहले करते थे? और बेशक तुम घर के अंदर आ सकते हो, मैं तुम्हें घूमने दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरा पीछा बंद करो तो ठीक है अब मैं चलता हूँ। लेकिन योंग उसे पुकारता है कि अरे रुको, लेकिन वो चला जाता है। योंग कहता है तो अब मुझे इन सामान का क्या करना चाहिए जो उसने मार्केट से खरीदा था? योंग सोचता है कि आज के लिए काफी है जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, तो कल हेवन गैलरी में मुझे जाना पड़ेगा। और हम अगली सुबह देखते हैं जो योंग होता है वो हेवन गैलरी की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे अपने टीममेट मिल जाते हैं। सारे लोग वहां पर आ जाते हैं और योंग से पूछते हैं कि तुम इतने पतले क्यों हो गए हो? क्या तुम अच्छे से सो नहीं रहे हो या फिर खाना नहीं खा रहे हो? हमने तुमसे कहा था कि तुम्हें कोई भी चीज अगर चाहिए हो तो तुम हमें बेझिझक बता सकते हो। योंग कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं येलो ड्रैगन टेम्पल के पास रह रहा था, तो चिंता की कोई बात नहीं है और मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। सॉन्ग कहता है योंग आखिरकार बात क्या है? योंग कहता है कि तुम सभी को मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अपना ध्यान रखना, क्योंकि हम पर एक काफी बड़ी मुसीबत आने वाली है। उन अजीब घटनाओं के बारे में और ओवरसीयर भविष्यवाणी करने वाली लेडी के बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि डरावनी वो कहानियां हेवन की गैलरी से रिलेटेड हैं और इसलिए मैं उसी की जांच करने के लिए जा रहा हूँ। वो तीनों जो होते हैं वो कहते हैं क्या डरावनी कहानियां? सॉन्ग कहता है क्या ये सब तुमसे हाई मॉडल ने कहा था? योंग कहता है हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, इसलिए प्लीज अब अपना ख्याल रखना। वो तीनों कहते हैं कि हाँ ठीक है और वो तीनों फिर कहते हैं कि मुझे नहीं पता, तुम्हारा मिशन काफी थका देने वाला है, लेकिन अगर तुम्हें किसी की चीज की जरूरत हो तो हमसे बेझिझक मांग सकते हो। और चारों ओर हाई मॉडल ही अभी फिलहाल में चल रहा है, तो अपना ध्यान रखना। और हम देखते हैं कि जो योंग था वो हेवन गैलरी में आ जाता है और योंग उन लेडीज से बात करते हुए कहता है जिसकी जान योंग ने शुरुआत में बचाई थी। योंग कहता है तुम लोगों को उस रात जो मास्क मिले थे क्या वो सही में थे? और जो दो लेडी होती हैं वो बताती हैं कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सियोल योंग, वो जगह वहाँ पर है जहाँ पर हम लोगों ने मास्क रखे थे और उस जगह की जो देखभाल थी वो लोग कर रही हैं। और वो दो लेडी जो थी ना वो योंग को वहाँ पर कराती हैं और एक लेडी दूसरी लेडी से कहती है ये काफी हैरानी भरा नहीं है? दूसरी लेडी कहती है हाँ मुझे लगता है कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्या तुम जानती हो कि हेवन की गैलरी में एक डीमन दिखाई दिया गया था? वो दूसरी लेडी कहती है कि हाँ लेकिन हमने तो पहले ही उस जगह को शुद्धिकरण के लिए भेज दिया गया था। और वो लेडी जैसे ही पीछे मुड़ती है वो देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि वहाँ पर खुद
हाई इमोर्टल जहाँ आ चुका था। योंग जो होता है उस जगह पर आ जाता है और योंग मन में कह रहा था शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है ना वो पीछे छूट गई है और मुझे कुछ पता लगाने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। मास्क देने वाले मैनेजर जी के पास उसकी एक साफ सोल थी तो मैनेजर का इसमें हाथ नहीं होना चाहिए। लेकिन योंग पीछे देखता है तो जो जा था वो वहां पर आ चुका था। जा योंग से कहता है योंग क्या तुम्हें कुछ मिला? और जा योंग के कानों में फुसफुसाते हुए कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूँ? मुझे इसकी इजाजत है। योंग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो ये काफी अच्छा है। एक डीमन जो मेरे चारों ओर घूमता रहता है एक ईगल की तरह मुझे मारने के लिए, क्या तुम इससे भी खुश हो? जा कहता है तुम्हारी शिकायत करने के बजाय तुम सुराग ढूंढने पर काम क्यों नहीं करते और तुमको कुछ भी अगर मिलता है तो तुम मुझे बता सकते हो। योंग कहता है बकवास मत करो और जो लेडी होती है वो वहां पर आ जाती है। योंग उससे पूछता है काफी सीरियस तरीके से कि तुम मुझसे कहना क्या चाहती हो? वो लेडी काफी घबरा जाती है और जहाँ जो होता है योंग से कहता है तुम्हें सबसे पहले उसका नाम पूछना चाहिए। देखो वो कितनी घबरा गई है। योंग जो होता है वो काफी नर्वस हो जाता है और कहता है कि एक डीमन मुझे ये सब कुछ सिखा रहा है। योंग उससे उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम गावी बताती है और गावी कहती है वो काफी अजीब घटना थी इसलिए हम सभी को वो दिन आज भी याद है। वो बताती है कि योम के साथ उस रात क्या हुआ था। उस रात अचानक से उसने जैसे ही मास्क पहना उस पर एक जो डीमन था वो हावी हो गया था और उसने हम लोगों को बताया था कि उस रात उसने एक औरत को देखा था जिसने लाल कपड़े पहने हुए थे और वो काफी ज्यादा डरावना था। उसने कहा कि वो कोई ह्यूमन तो बिल्कुल भी नहीं था। योंग जो होता है वो अपने मन ही मन कहता है कि सबसे पहले उसे एक वुमन दिखी थी जो इंसान नहीं थी। फिर जो योंग होता है वो उस लेडी से कहता है क्या उसने बाद में सब कुछ ठीक हो जाने के बाद कुछ कहा? क्या तुम इस बारे में जानती हो? और वो लेडी वहां से चली जाती है। लेकिन जो योंग था वो कहता है या तो ये कोई यूमा हो सकता है या फिर एक घोस्ट। लेकिन जो झाका जो चेहरा था वो काफी सीरियस हो चुका था। वो वहां से जाता है और कहता है ठीक है योंग मैं इधर उधर सुरागों की तलाश करता हूँ, तुम यहाँ पर सब कुछ संभाल लेना। योंग मन ही मन कहता है मुझे कुछ महसूस हो रहा है जो चारों ओर है। योंग को कुछ सुराग गड़े हुए मिलते हैं और योंग उस सुराग को देखकर कहता है ये तो डेविन्स जोस्टिक है। कहने का मतलब एक डेविन तरह का एक चक्र और यह हावरंग में नहीं पाया जाता, इसे किसी ने दफन किया है। जा उसके पास आता है और कहता है तुम इतने डरे हुए क्यों लगते हो? क्या तुम ये तो नहीं सोच रहे कि इसे मैंने दफन किया है? योंग कहता है क्या सचमुच इसे तुमने दफन किया है? जा कहता है मैं इससे पहले राजधानी तो नहीं आया तो तुम शांति से भी सोच सकते हो। और योंग कहता है उस टाइम पूरी तरह से तुम डिवन आइस रास्ते में डूबे हुए थे लेकिन अब ये मुझे टूटा हुआ मिला है, मैं इसे किसी भी तरह से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। उसने सिर्फ एक ही निशान छोड़ा है जो डेवन को अब्सॉर्ब कर सकता है और उसे ट्रैक कर सकता है। योंग झा से कहता है किसने इसे तोड़ दिया? मैं इसे अपने हाथों से तोड़ना चाहता था। ये काफी बड़ा एक धर्म एक्यूमेंट है जो डार्कनेस को अब्सॉर्ब कर सकता है। जो झा होता है वो कहता है ठीक है ये तुम्हारी मर्जी। और योंग वहां पर अपनी एक सील को दफना देता है और झा कहता है तुमने इसे दफनाया क्यों? और क्या सचमुच तुमने ही इसे दफनाया था? जहाँ जो होता है वो फाइनली एक्सेप्ट कर ही लेता है कि इन सब जो डेवन चक्र थे ना उसको उन्होंने ही दफनाया है। और योंग जो होता है उससे पूछता है कि उसने उसे कहाँ कहाँ दफनाया है। वो 3 से 4 जगह की लोकेशन बताता है और झा कहता है ये कई जगह है। योंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा बिजनेस यही है? और झा बताता है कि हाँ ये वो यही है लेकिन मैंने इसे तोड़ा तो बिल्कुल भी नहीं था। योंग कहता है तुम्हारे पास उस लेडी के बारे में कोई ख्याल है जिसे योम ने देखा था? तभी हम एडमिनिस्टर को देखते हैं जो कहता है ये बिल्कुल सच है क्योंकि वहाँ पर गोल्डन डिवीजन के लोग उस एडमिनिस्टर से पूछताछ कर रहे थे। वो गोल्डन डिवीजन के लोग एडमिनिस्टर से कहते हैं प्लीज शांत हो जाइए एडमिनिस्टर, कैप्टन हारंग ने आपको तुरंत बुलाया है। वो कहता है ये ठीक है लेकिन वो घोस्ट की कहानी उसे तुम्हें तुरंत ही निपटाना होगा। कई लोग पहले ही गायब हो चुके हैं और वो कहानी अब हकीकत बन चुकी है और वो पेंटिंग लोगों को बलि का बकरा बना रही है। और हमें उस पेंटिंग के पेंटर के बारे में बताया जाता है कि 100 साल पहले वो जीनियस पेंटर था। उसका जो जन्म था वह एक किसान के पास हुआ था लेकिन उसका टैलेंट गॉड से मिला हुआ एक वरदान था। यह अट्रैक्ट तब हुआ जब उसने काफी ज्यादा पेंटिंग्स बनाना शुरू की और जो कि काफी असलियत में दिख रही थी। लोग हमेशा उसका काम खरीदने के लिए आ रहे थे। हिरन पक्षी जैसी पेंटिंग्स और वो ऐसी पेंटिंग बनाता था कि असल आंखों से भी उसे देखना और ये कहना कि एक पेंटिंग है ये भी मुश्किल था।
था तभी एक अमीर आदमी ने एक काफी बड़ी उसे अमाउंट दी कि उसके घर में उसे एक रूम में पेंटिंग बनवानी है और उस पेंटर ने वहां पर अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन उस पेंटर का इकलौता जो बेटा था वो अचानक से मौत के घाट उतर गया और ये पूरी तरह से उस पेंटर के दिमाग में एक सदमा जो था वो बैठ गया था। उसने पेंटिंग बनाते टाइम सब कुछ गिरा दिया, ना तो उसने कुछ खाया था और वो अपने बेटे की मौत में इतना ज्यादा सदमे में डूब गया था कि वो कई दिनों से सो भी नहीं सका। और एक दिन नहीं या फिर 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन उसने अपनी जो पेंटिंग थी वो फाइनली फिनिश कर दी। और उसी पेंटिंग को पूरा करने के बाद वो उसकी आखिरी पेंटिंग हुई और उसी पेंटिंग के बाद उसकी मौत हो गई। और उस अमीर आदमी ने अपने मेहमानों को उस पेंटिंग दिखाने के लिए उन सभी का वेलकम किया। लेकिन अचानक से जो पेंटिंग थी वो हिलने डुलने लगी। उस पेंटर ने एक नहीं बल्कि कई सारी पेंटिंग वहाँ उस अमीर आदमी के घर पर बनाई थी क्योंकि उस अमीर आदमी ने काफी ज्यादा अमाउंट उस पेंटर को दी थी। उन पेंटिंग्स में जिंदगी आ गई थी और लोगों ने जो लोग भी वहाँ पर मौजूद थे वो सारे लोग धीरे धीरे कर मारे जाने लगे और हेवन की पेंटिंग एक डरावनी कहानी में तब्दील हो गई। और हम क्रिम्सन फ्लावर का सीन देखते हैं। योंग और झाजू थे वहीं पर घूम रहे थे। जहाँ योंग से कहता है ये चारों ओर ये सफेद फूल और क्रिम्सन का फ्लावर इनको कहा जाता है। अगर इसे चेरी पिंक रेजिडेस्ट भी कहा जाए तो ये बुरा नहीं होगा। लेकिन वो डरावनी कहानी अचानक से सामने आ गई। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत है? योंग ओवरसियर की बात को याद करता है जब ओवरसियर ने योंग से कहा था कि सियोल योंग, मिनिस्ट्री की तरफ से तुम्हें एक मिशन दिया जा रहा है जो कि काफी खतरनाक मिशन है और किंग को तुमसे काफी उम्मीदें हैं। अगर तुम इसमें फेल रहे तो तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। जहाँ योंग से कहता है ये प्रॉब्लम, अगर इस मामले को तुम हल नहीं कर पाते हो तो तुम मारे भी जा सकते हो। लेकिन योंग जो होता है वही नीचे झुक जाता है। जा कहता है तुम आखिरकार कर क्या रहे हो? क्या तुम शांत दिखने का और कूल दिखने का नाटक कर रहे हो? योंग जा को बताता है कि मैं यीन एनर्जी का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ और नॉर्मली तरीके से तुम इन जगहों पर यीन एनर्जी को अगर मैंने महसूस किया तो जंगल में घूमते और यहाँ के आसपास सभी लोगों को, चाहे वो इविल एनर्जी हो या फिर कुछ भी हो, मैं उन सभी को महसूस कर पाऊंगा। और ऐसे ही मैंने कई लोगों की जान भी बचाई है। मुझे लगता है कि इस पेंटिंग में इविल एनर्जी को शायद मैं महसूस कर पाऊँ। और जो झाओ होता है वो कहता है ओह तो तुम इसे इस तरह से सॉल्व करोगे? योंग कहता है मैं उस पेंटिंग को खत्म कर दूंगा जिससे लोग मारे जा रहे हैं। अगर पेंटिंग ने लोगों को मारना बंद नहीं किया तो मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते होंगे, या तो उसे सील करना या फिर उस पेंटिंग को तोड़ना। और ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि जो लोग गायब हुए हैं वो जिंदा नहीं बचे होंगे क्योंकि काफी दिन इस हादसे को बीत चुके हैं। तो कम से कम मुझे उनकी बॉडीज को तो ढूंढ ही लेना चाहिए उनके परिवार को देने के लिए। तो मुझे बताओ क्या और कोई बात है? जा कहता है तुम ऐसे आदमी से मिल रहे हो जो तुम्हें ठीक से अच्छी तरह से जानता है लेकिन तुम्हारी बनती नहीं है। योंग कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो? सभी जो डीमंस हैं वो छिप गए हैं। लेकिन योंग जैसे ही गेट को खोलता है उसके सामने फिनिक्स गिल्ड का, कहने का मतलब है ब्लैक टर्टल स्नेक डिवीजन का म्यू वॉन सामने होता है। म्यू वॉन और योंग की थोड़ी अच्छी नहीं बनती। योंग म्यू वॉन से कहता है हमेशा की तरह हम बदकिस्मती से इन बुरे पलों में दुश्मनों की तरह मिले। कैप्टन, मुझे यहाँ पर कैप्टन की ओर से भेजा गया है, ब्लैक टर्टल स्नेक डिवीजन। म्यू वॉन कहता है योंग सियोल योंग तुम यहाँ। और जैसे ही बुझा को देखता है अपना सर झुका लेता है म्यू वॉन और कहता है तो आप भी यहाँ पर हैं, तो राहत की बात है। हाँ ये मॉडल। जा कहता है तो बहुत काम हो रहा है, क्या तुम मुझे बताओगे? म्यू वॉन कहता है हमने उस पेंटिंग की बुरी सोल को पाया है और हमने उसे तुरंत ही सील कर दिया। और हमने ऐसा कुछ किया बहुत दिन हो गए लेकिन पेंटिंग ने सभी जो मूवमेंट वगैरह थी वो फिलहाल तो रोक दी है। कहने का मतलब है कि जो वो हिल डुल रही थी वो सब कुछ रुक चुका है। और लापता लोगों को बचाने के लिए हमने दीवार को तोड़ने के बारे में सोचा है, लेकिन दीवार को इस तरह से नहीं तोड़ा जा सकता क्योंकि ये काफी सख्त है और डिवीजन के भीतर बिजनेस की मैं देखभाल करने के लिए जा रहा हूँ। और जा कहता है तो ठीक है तुम जा सकते हो। और म्यू वॉन वहां से चला जाता है। जा योंग की ओर देखता है और कहता है मैंने तुमको वार्निंग दी थी, तुमने मेरी बात नहीं सुनी और डिवीजन के साथ तुम्हारी कुछ अच्छी बनती नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि ब्लैक टर्टल स्नेक डिवीजन के साथ तुम्हारी कुछ बुरी शर्तें चल रही हैं। और क्या हुआ? योंग आगे बढ़ता है और जा से कहता है मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं, मैं इन मामलों को लेकर काफी परेशान हुआ जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट है। और जा कहता है उसे देखने के लिए तो मैं भी एक्साइटेड हूँ। और हम ब्लैक टर्टल स्नेक डिवीजन सेकंड कमांडर योंग को देखते हैं। योंग कहता है हाँ मैंने सुना कि वो लोग आ रहे थे। योंग कहता है क्या ये सच है? और तुम लोगों ने पहले ही उस इविल स्पिरिट को दूर कर दिया है जो वो स्नेक डिवीजन वाला शख्स था। वो कहता है यहाँ पहुँचने वाले हावरंग की पहली बार उस आत्मा की खोज की गई थी और हाथ पर हाथ रखे तो हम बैठ
बैठ नहीं सकते थे और लेकिन वो काफी बीमार सा मुझे महसूस हुआ। इसलिए उन्होंने माना है कि 100 साल पहले ये स्प्रिट उसी पेंटर की है। यंग सोच रहा था ये हैरानी भरा है क्योंकि ब्लड का कारण बनने के लिए और सभी स्प्रिट के साथ ऐसा पे करना होगा और ये जो पेंटिंग की स्प्रिट है इसे आखिरकार छोड़ा किसने होगा। एडमिनिस्टर बताता है कि 1 महीने पहले ये सब कुछ शुरू हुआ और जब दीवार पर बनी वो पेंटिंग हिलना डुलना शुरू हो गई थी। ये काफी पहले से रहा होगा लेकिन हमें 1 महीने पहले इसका पता चला जब कोई भी बीच रात में वहां से गुजरता तो वो पेंटिंग उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। लेकिन ये बुरा नहीं था, हम जल्द ही यहाँ पर एक शादी को रखने वाले थे और ऐसा हुआ भी। लेकिन बदकिस्मत से उस शादी का जो दूल्हा था ना वो बेरहमी से मारा गया और हम उन्हीं शादी वाले दूल्हे की पेरेंट्स को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा रो रहे थे और कह रहे थे कि मेरा बच्चा। यंग जो होता है वहां पर पहुंचता है और मन ही मन में कहता है कि इनकी जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो यीन एनर्जी को ओवर करते हुए चली जा रही है। मैंने सबसे पहले हमें इन लोगों को शांत करना होगा और इविल एनर्जी कहा भी यंग ने। और इविल एनर्जी तो जहा के पास भी है। कहने का मतलब है कि वो एनर्जी जहा अब भी अब्सॉर्ब कर सकता है और वो काफी अच्छा भी महसूस कर सकता है क्योंकि वो खुद एक डीमन है। और यंग इसी से परेशान हो जाता है और जहा कहता है हाँ मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है, ये पहले क्यों नहीं हुआ, मैं ये सब कुछ पहली बार महसूस कर रहा हूँ। काफी जल्दी आगे बढ़ता है और अपने मन ही मन में कहता है मुझे जल्दी से यहाँ से इसे बाहर ले जाना होगा। यंग चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से बाहर निकल जाओ। जिसे देखकर जो टर्टल स्नेक डिवीजन के लोग थे वो भी हैरान रह जाते हैं और जा भी शर्मा जाता है। और यंग कहता है यहाँ पर एक घोस्ट है, क्या तुम लोगों को इससे कुछ लेना देना है। और जहाँ जो होता है यंग से काफी प्यार से कहता है मैं यहाँ पर खड़ा हूँ क्योंकि मैं काफी अच्छे मूड में हूँ। यंग जो होता है वो कहता है हाँ मुझे पता है और यंग जा को लेकर बाहर आ जाता है। यंग जा से कहता है दूर मत कहीं जाना, मेरे पीछे ही रहना, क्या तुम समझ गए। यंग जहाँ से ही आगे जाता है। यंग अपने मन ही मन में कुछ लोगों को देखकर कहता है इस घर में नेगेटिव एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है, इस तरह मुझे इससे छुटकारा पाने के लिए काफी इविल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तभी मैं इसको शुद्ध कर सकता हूँ। यंग जो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे और रो रहे थे यंग उन्हीं लोगों से कहता है कि जोंग पोंग हर कोई यहाँ से दूर चले जाओ, लापता लोगों जो लोग भी हुए हैं उन्हें थोड़ा शांत करवाओ। जो जोंग पोंग होता है जो कि टर्टल स्नेक डिवीजन का मेंबर था वो कहता है कि उनमें से कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। वो सारे लोग काफी ज्यादा दुखी हैं। और जहा जो होता है वो अपने मन ही मन में सोच रहा था एक हेवन की पेंटिंग जो लोगों को नुकसान पहुंचाती है। यंग खुद ही उन घर वालों के पास जाता है और उन्हें समझाता है कि बदकिस्मत से काफी दिन हो चुके हैं तो तुम्हारे जो बेटे वगैरह हैं वो मारे जा चुके हैं। लेकिन जो एक लेडी होती है जिसका बेटा होता है वो कहती है मैंने अपने बेटे की आवाज सुनी है। यंग कहता है तुम समझदार लगती हो तो मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रहा हो, तुमने जिसकी आवाज सुनी है वो कोई घोस्ट होगा या फिर कोई योगाई। जा जो होता है यंग से कहता है सियाल यंग तुम ये क्या कर रहे हो, तुम उनके घाव पर नमक रगड़ने का काम कर रहे हो। यंग कहता है नहीं मैं ये तो बिल्कुल नहीं चाहता, मैं सिर्फ उनकी मदद करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि सब कुछ पहले की तरह अच्छा हो जाए, लेकिन अगर तुम लोग ऐसे ही करते रहोगे तो तुम्हारी ये नेगेटिव एनर्जी उस पेंटिंग को और ज्यादा पावरफुल बना देगी। तो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे जो फैमिली मेंबर हैं वो जिंदा है या नहीं, तो इसलिए शांत हो जाओ और तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना होगा। यंग वहीं पर कुछ चीजों को निकालता है और उनमें अपना जो एनर्जी होता है ना वो डालता है और उनमें कुछ लिखता है। सारे लोग कहते हैं कि ये क्या कर रहा है। जहाँ जो होता है वो कहता है कि हैरान मत हो, ये तो अभी शुरुआत है। यंग जो होता है अपनी एनर्जी से उन्हीं सीलों को चूहों में तब्दील कर देता है, जिसे देखकर सारे लोग हैरान रह जाते हैं। यंग जो होता है वो हमें बताता है मैंने इन लोगों को कुछ पावर दी है और ये हर एक दीवार पर जाएंगे और देखेंगे कि जिंदा लोग बचे हैं या फिर नहीं। अगर कोई जिंदा लोग होगा तो ये चूहे अपने आप चमकने लगेंगे। जा कहता है क्या ये राशि चक्र काफी अजीब आर्ट है। यंग कहता है इसे राशि चक्र डेविन आर्ट कहा जाता है, तुम गलत नाम ले रहे हो। जा कहता है मैंने उन दिनों इनका कभी भी यूज नहीं किया और तुम आज भी इनका यूज करते हो। और जो उनके फैमिली मेंबर होते हैं ना उन लोगों के वो कहते हैं वहाँ पर कोई भी चूहा नहीं रुका, इसका मतलब वो आवाज उन घोस्टों की ही थी। वो लोग और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तभी हम स्नेक टर्टल डिवीजन के एक शख्स को देखते हैं और वो
कहता है क्या वो लोग शांत नहीं हो रहे, लेकिन योंग को कुछ महसूस होता है। एक चूहा चमकने लगा था। योंग कहता है पेंटिंग की पावर काफी स्ट्रांग है और मैंने इन लोगों को जो पावर दी है वो काफी कमजोर है। योंग उसी वक्त अपना जो हाथ था वो काटता है और थोड़ा सा ब्लड उन चूहों पर डाल देता है, जिससे उनकी जो पावर थी अब वो पेंटिंग से ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। उन चूहों ने अब कपड़े भी पहन लिए थे जिनमें से ऑरा भी रिलीज हो रहा था। योंग अपना खून को पोंछते हुए कहता है पेंटिंग की एनर्जी हावी होने की ये ताकत है उसकी कि तुम लोग इमोशनल होगे और तुम्हारी जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो पेंटिंग सोखती चली जाएगी। तो अब मैं उन लाशों की तलाश कर रहा हूँ और वो जो मदर होती है ना, इसका एक शख्स भी मरा होगा फैमिली मेंबर, और वो लेडी कहती है कि प्लीज कुछ करिए। तभी हम एक चूहे को देखते हैं जो कि एक शख्स के पास आता है और वो कहता है कि मेरी मदर और सारे लोग जो होते हैं ना वो उन चूहों से बात करने लगते हैं और वो चूहे उन्हें बताते हैं कि वो सब लोग जिंदा हैं। और योंग जो होता है उन सभी लोगों से कहता है इसका मतलब यही हुआ कि सब कुछ पकड़ा गया, तो मैं खुश होने की अब जरूरत है, दुख बिल्कुल मत हो। जहाँ जो होता है योंग से कहता है क्या वो सब लोग जिंदा हैं, लेकिन कैसे, इसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है। योंग कहता है क्या तुम चाहते हो कि उनकी मौत हो जाए? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कम से कम अपने छिपे डीमन को तो छिपाने की कोशिश करनी ही चाहिए? योंग मन ही मन में कहता है ये अच्छी बात है कि वो सभी लोग जिंदा हैं, लेकिन ये काफी अजीब है, मुझे कुछ नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और स्नेक टर्टल डिवीजन का जो सेकंड कमांडर होता है वो अपने दो लोगों से कहता है सॉसरी टोट के जैसे आसानी से वो सामने नहीं आएंगे, लेकिन हावरंगस का सही रास्ता स्पिरिचुअल पावर और ट्रेनिंग करना और गोष्टों को मारने के लिए है, तो अपनी चाल को बनाए हुए रखना, कोई भी बेवकूफी मत करना। वो जो दो लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम समझ गए कैप्टन। तभी झा और योंग को कुछ महसूस होता है और झा और योंग जो होता है वो कहता है ये टेक्निक तो ब्लैक टर्टल स्नेक डिवीजन की है, और झा जो होता है ऐसा देखकर कहता है ये तो डार्क हेवन ट्रू मार्शल आर्ट टेक्निक है, क्या मैंने सही कहा? और स्नेक डिवीजन का लेकिन कमांडर कहता है कि आप सही है हाई मॉडल, 4 हाफरंग में 3 उस दीवार को तोड़ने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जा रहा है, द डार्क हेवन ट्रू मार्शल आर्ट। और इस टेक्निक का जो यूज होते हैं ना वो 7 से 8 लोग एक साथ करते हैं, और इस टेक्निक की वजह से एक पूरे माउंटेन को भी उड़ाया जा सकता है। और इस डार्क ट्रू मार्शल आर्ट टेक्निक को थोड़ा याद पे रखना, क्योंकि ये भी हमें आगे के चैप्टर्स में और अच्छे से बताया जाएगा और योंग पर इस टेक्निक का हमला भी होगा, तो याद रखना। योंग वहां पर आ जाता है और कहता है क्या कोई इसका फायदा हुआ, लेकिन इसी टेक्निक के बारे में योंग पूछ रहा था ब्लैक टर्टल स्नेक डिवीजन 5th कमांडर बेरम योन से। जो अयान होता है वो कहता है क्या तुम देख नहीं सकते, लेकिन ये पूरा तो हो गया, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं हुआ। योंग मनी मन में कहता है अगर मैं इस स्केल का यूज करता हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि लोग मुझ पर डिपेंड हो सके, इसलिए जो योंग होता है वो अपनी स्केल का यूज करता है और उसे फायर करने ही वाला होता है। सारे लोग कहते हैं वो इस अल्टीमेट टेक्निक का यूज क्यों कर रहा है, इससे तो सब कुछ खत्म हो सकता है। जहाँ भी इसे देखकर रह गया था। योंग उस अल्टीमेट टेक्निक का यूज करता है जिससे काफी बड़ा धमाका होता है, लेकिन ज्यादा कुछ फर्क नहीं आया होता। योंग कहता है मेरा सॉसरी काम नहीं कर रहा। जा कहता है स्पिरिचुअल पावर को मंत्रों के साथ मिलाकर इस तरह का रिएक्शन हम भड़का सकते हैं, लेकिन रुको, क्या तुम्हें इससे कुछ हासिल हुआ? तभी योन जो होता है वो चिल्लाता है सियाल योंग तुम इस अल्टीमेट स्किल का यूज कर सकते हो हमारे यहाँ होने के बावजूद भी। योंग कहता है मोर करी मेरे पास मुंह नहीं है अगर मैं तुम्हारे इस मजाक का जवाब दे सकता हूँ। माफ करना मुझे तुम्हारी बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, ना ही तो तुम्हारे सेट में ना ही तुम में। मैंने अपने मेथड से काम करने की कोशिश की है और इस प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश की है। ये जो टेक्निक है वो स्पिरिचुअल एनर्जी की एक जगह से इकट्ठा करना और इसे लॉन्च करने की एक टेक्निक है जो कि प्राचीन ग्रंथों में से एक रिकॉर्ड में है। मैं तुम सभी के साथ परेशान नहीं होना चाहता था। मैंने अपने सेट के लास्ट स्किल में इस सारी जगह को वैसे ही छोड़ दिया है। योन जो होता उसे काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन जहाँ वहाँ आ जाता और कहता है तो इससे क्या हुआ, ज्यादा कुछ नहीं है। सियाल योंग मेरे साथ बाहर आओ, और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। झा योंग से कहता है एक और सेट से हावरंग पर गैंगिंग से उन्हें मारने के लिए 8 सालों में हारंग के ऑर्डर पूरी तरह से डगमगा गए हैं, और तुम हो जिसने मियों के उस पैर को तोड़ दिया था, क्या तुम्हें याद है? योंग कहता है हाँ ये हुआ था, लेकिन वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। योंग कहता है तुम 7 साल पुरानी उस कहानी के बारे में बात कर रहे हो? झा कहता है हाँ
मैं उसी साल की बात कर रहा हूँ और हम 7 साल पीछे चलते हैं थॉमसन की ओर और हमें जो जहाँ था वो बता रहा था। याद रखना ये फ्लैशबैक है जहाँ पर हम ब्लैक टर्टल स्नेक डिवीजन को देखते हैं। जो ब्लैक टर्टल स्नेक डिवीजन थी वो योंग का पीछा कर रहे थे और कह रहे थे कि उसे ढूंढो, उस डीमन को, और जैसे ही वो मिले उसे जान से मार दो। उस टाइम उन लोगों ने एक ट्रैप बिछाया था और उन लोगों को नहीं पता था कि वो अपने ही पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उन सारे लोगों ने इसी डार्क ट्रू मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज किया था क्योंकि वो 7 से 8 लोग थे और जो योंग होता है उस पर वार होने ही वाला था। लेकिन योंग ने आखिरी वक्त में एक सिंगल ट्रिक के साथ उन लोगों की जो ट्रू मार्शल आर्ट डार्क टेक्निक थी उन लोगों पर ही उसी का रिफ्लेक्ट कर दिया था, जिससे वहाँ की जो जगह थी उसमें भी नुकसान हुआ और साथ ही उन लोगों को भी, डार्क टर्टल डिवीजन को। और ये पावर काफी ज्यादा अनबीटेबल थी, किसी ने अनएक्सपेक्टेड भी नहीं किया था कि ये भी उनके साथ हो सकता है। वहाँ की चट्टानें पूरी तरह से खत्म हो गई थी और उस टाइम म्यू वॉन निंदोस की रक्षा कर रहा था और एंड में एक पत्थर के नीचे उसका जो पैर था ना वो कुचला गया था। हमारे सीन प्रेजेंट में आ जाता है। योंग जो होता है जहाँ से कहता है इस तरह से उन्होंने सीरियस इंजरीज उसे हो गई थी। जहाँ जो होता है वो कहता है कि होमियोन डेवन सेट को अपनी लाइटनिंग गोले पर काफी ज्यादा गर्व था, लेकिन पहाड़ों पर रहने वाले डीमंस निकल आए थे। ये 12 या 13 साल के एक बच्चे से हारना ये काफी निराशा भरा था। तुमने उसके मुंह पर कालिक पोत दी है और म्यू वॉन लेक का इलाज नहीं कर सके और उसने यही चुना कि वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। उसने यह डिसाइड किया कि उस बिजली को, मतलब कि डार्क टेक्निक को, वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा और इससे जो म्यूजियन है वो तुमसे जीत गया है। इसमें कोई हैरानी नहीं है कि डेवन सेट ने अपने दांतों तले अपनी ही उंगली दबा ली थी, लेकिन तुम्हारा एक भाई के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। योंग भी कहता है कि मैं उसे छोड़ दूंगा। जा कहता है ये हैरानी की बात है। योंग कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, सीधा मुद्दे पर क्यों नहीं आते? अगर मैंने उसे मार दिया तो क्या मैं दिखावा कर सकता था कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था? हालांकि मैंने सिर्फ उसे एक सीरियस इंजरीज दी थी। अगर मैं चाहता तो मैं उन सभी को वहीं पर जान से भी मार सकता था। म्यू वॉन को भागना उसकी किस्मत में लिखा था, जैसा कि अभी तुमने किया। स्ट्रगल से बचना तुम जारी रखते हो और बेवकूफ बातों के बारे में सोचकर उन्हें हमेशा के लिए छोड़ देते हो। हम ब्लैक टर्टल स्नेक डिवीजन को देखते हैं जो कहते हैं हमें माफ कर दीजिए, हम काफी शर्मनाक थे, क्योंकि जो जहाँ था वो उन लोगों को, योंग से जो उन लोगों ने बदतमीजी की है उसकी माफी मंगवा रहा था और जो योंग था वो अपना काम कर रहा था। योंग कहता है इस घर में इविल चीजों का कब्जा कहाँ पर है? उसे एक चीज जो थी वो दिख जाती है और ये चीज कोई मामूली चीज नहीं थी। जब वो हावरंग पहुंचा और थोड़ी जांच पड़ताल कर रहा था तो उसे अचानक से इधर उधर भटकने वाली एक जो चीज थी वो दिखाई देती है और उसका मानना ये था कि ये एक इविल स्पिरिट है। उसके हाथ में जो अभी तुम चीज देख रहे हो ये एक स्पिरिट है और ये जो धागा तुम लपेटे हुए उस चीज में देख रहे हो ये एक तरह की तुम सील कह सकते हो जो उस स्पिरिट को सील करे हुए है। जैसे देखता है और मुंह मोड़ लेता है और योंग कहता है क्या तुम्हारे पास कुछ है और क्या तुमने अजीब देखा? जा कहता है बिल्कुल नहीं। योंग कहता है उस पेंटर ने अपनी सोल का त्याग कर दिया है। अपना पूरा काम करने के बाद उसकी सोल अभी भी कैसे घूम सकती है? कहने का मतलब ये है कि उसने पेंटिंग करने के बाद अपनी बॉडी से अपनी सोल को जुदा कर दिया। साफ कहूँ तो वो मर गया। योंग जहाँ से कहता है कि मैं नोटिस तो मैंने नहीं किया, लेकिन ये शुरुआत काफी अजीब हुई है। ये एक पुरानी सोल है, लगभग 100 साल पुराने आदमी की सोल। तो मैं इसको सीधे कंफर्म करना चाहता हूँ। लेकिन जो चीज अब उसने उठाई थी, मैंने बताया ना कि वो उस रस्सी से सील है, उसी पर एक घंटी भी लगी हुई थी। योंग कहता है मेरे सारे सवालों का जवाब यही है। इस घंटी को बजाते हुए वो जवाब मिल जाएंगे। इसे 1 या 2 बार बजाना है। तो वो उसे बजाता है और कहता है क्या तुम ही पेंटर हो? और मुझे अच्छे से देखने दो, क्या तुमने ही नरवाना फ्लावर्स को बनाया था? उस पेंटिंग का नाम नरवाना फ्लावर था। योंग कहता है मुझे दोनों जवाब पॉजिटिव मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये सोल सचमुच नरवाना फ्लावर के उसी पेंटर की है। तुम्हें बिना किसी देरी के इसे सामने लाना होगा। और वो जैसा ही उसे मारने जाता है योंग अपनी शॉट को रोक लेता है। जब पूछता है कि तुम रुक क्यों गए, और जो योंग होता है वो कहता है एविल स्पिरिट हमेशा घोस्ट बनी रहती हैं और ये भागने वाली होती हैं, लेकिन ये यहीं पर थमी रही। लेकिन इस पेंटर की सोल शांत रही है और ये काफी ज्यादा आज्ञाकारी है। इसमें बहुत सारी चीजें अजीब है। हमें इसकी आगे की जांच करनी चाहिए। हम इस पर ही ऐसे हमला नहीं कर सकते। और हम एडमिनिस्टर को देखते हैं। एडमिनिस्टर जो होता है वो कहता है कि रात में काफी ज्यादा
लोगों ने छुट्टी ली है और मैं भी अब छुट्टी ले रहा हूँ। और जो सेकंड कमांडर होता है ब्लैक लेटर डिवीजन का, वो कहता है जहाँ से कि अब हम छुट्टी ले रहे हैं और हम यहाँ से जा रहे हैं। जहाँ कहता है अच्छी तरह से जाना, मैं ये सब कुछ सियाल योंग पर छोड़ रहा हूँ। और जो सेकंड कमांडर होता है वो एडमिनिस्टर से कहता है तो ठीक है, आप सारे लोगों को सड़क पर ले जाइए और उन्हें महफूज रखिएगा। और वो जो एडमिनिस्टर होता है वो वहाँ से जा रहा था, लेकिन वो वहीं पर रुक जाता है। एक काफी अजीब जो चीख थी वो उन्हें सुनाई देती है। दरवाजा जोर जोर से खड़खड़ाने की आवाज होती है।